उसी समय जिस पल कई डेमन प्रोफाउंड इमॉर्टल्स की मौत हुई, दूसरे डेमन रेस इमॉर्टल्स को तुरंत इसका एहसास हो गया। आखिरकार उनमें अपने साथियों की जीवन ऊर्जा थी। एक बार उनके साथी गिर गए तो उन्हें सब पता चल जाएगा। इससे उनके लिए ये जानना भी आसान हो गया कि उनके साथियों के साथ क्या हुआ और इससे उन्हें आगे क्या करना है, ये भी आसान हो गया। 18 अमर लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं? असल में उनका सामना किससे हुआ? कई दानव जाति के स्वर्ण अमर बहुत गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने अभी अभी चू राज्य महाद्वीप पर आक्रमण किया था, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर भी पहले से ही 18 गहन अमर को खो दिया था, वास्तव में एक भारी नुकसान। शायद वे बदकिस्मत थे और उनका सामना ह्यूमन क्लैंग गोल्डन इमोर्टल से हुआ। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। भले ही हम पहले से पूरी तरह तैयार थे, फिर भी अनचाही घटनाएं होना तय है। एक दानव जाति के स्वर्ण अमर ने गहरी आवाज में कहा। इस तरह की घटना की उम्मीद बहुत पहले से थी। हालांकि चू स्टेट को असल में एक कमजोर ह्यूमन कबीले का इलाका माना जाता है, लेकिन ह्यूमन कबीले का इतिहास बहुत पुराना है। क्या पता कुछ जगहों पर कुछ पुराने ह्यूमन कबीले के अमर लोग छिपे न हों। अगर कोई बहुत ज्यादा बदकिस्मत है, तो उसे पुराने ह्यूमन क्लैन इमॉर्टल्स का सामना करना पड़ सकता है। आप बस इतना ही कह सकते हैं कि वे बहुत अमर लोग बहुत बदकिस्मत थे। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए? कई डेमन रेस इमॉर्टल्स ने पूछा। कोई बात नहीं, हम बस उस खास एरिया में नहीं जाएंगे। चलो प्लान के अनुसार आगे बढ़ते हैं। भले ही चू स्टेट ने कुछ शक्तिशाली अमर लोगों को छिपा रखा हो, वे मदद करने के लिए समय पर नहीं पहुंच सकते। अब हम अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग ह्यूमन रेस शहरों पर हमला करेंगे। इस तरह अगर कुछ साथी पकड़े भी जाते हैं, तो जब तक हमारे ज्यादातर साथी ह्यूमन रेस शहरों पर हमला करते हैं, हम ह्यूमन कबीले को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मत भूलो, हम सब डेमन क्लैन के डेथ सोल्जर हैं, जिनका कभी जिंदा वापस लौटने का इरादा नहीं था। एक डेमन रेस गोल्डन इमोर्टल ने अपने साथियों को जोर से देखा। साफ तौर पर वे एक साथ खत्म होने के लिए तैयार थे। ठीक है, कई डेमन रेस इमॉर्टल्स ने इस पर सहमति में सिर हिलाया। 10 दिन बाद डेमन रेस के गोल्डन इमॉर्टल्स के इस ग्रुप को लगा कि उनके प्लान बहुत फेल हो रहे हैं, क्योंकि चू स्टेट कॉन्टिनेंट में फैले डेमन रेस इमॉर्टल्स ने काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। खासकर डेमन रेस इमॉर्टल्स जो ताओ में बदल गए थे, वे एक पल में गायब हो गए थे। ऐसा लगता है कि अनजान ह्यूमन क्लैन इमॉर्टल्स ने इसे खत्म कर दिया है। इससे बदले हुए डेमन रेस के इमॉर्टल्स को ह्यूमन कबीले की जमीन पर अपना कहर जारी रखने से रोक दिया गया। अरे यार, डेमन क्लैन के प्लान को कौन खराब कर रहा है? हमें तुम्हें ढूंढने मत देना, नहीं तो तुम जरूर टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। 9 पंखों वाले राक्षस पेंग लॉर्ड, हम आपको निराश कर चुके हैं। कई डेमन रेस गोल्डन इमॉर्टल्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने ऐसी अचानक होने वाली घटना की उम्मीद नहीं की थी, जो सभी डेमन रेस इमॉर्टल्स की उम्मीद से बिल्कुल परे थी। दुर्भाग्य से उनके पास असली अपराधी को खोजने का समय भी नहीं था, क्योंकि चू स्टेट कॉन्टिनेंट के कई गोल्डन इमॉर्टल्स ने पहले ही उन्हें ट्रैक कर लिया था और उन्हें घेर भी लिया था। उन्हें युद्ध के लिए मजबूर किया गया। ... बेशक इन मामलों का झोल सुई से कोई लेना देना नहीं था। अब वह गहरे पीले लोक में अपनी मान में वापस आ गया था और साधना के लिए अपना आश्रय लेने लगा था। इस समय झो सुई ने अपने अंदर ओरिजिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा बहाव महसूस किया, जो कई डेमन रेस इमॉर्टल्स को सील करने के बाद इकट्ठा किया गया था। उसकी अंदरूनी गुफा की दुनिया ने इस बड़ी ओरिजिन एनर्जी को और बढ़ाया, जबकि गुफा की दुनिया की रुकावटों में स्पेस टाइम रुकावटों की परतें बन गईं, जिससे क्वालिटी दोगुनी हो गई। हर ड्रैगन एलिफेंट सेल बहुत ज्यादा अमर शक्ति से भरा हुआ लगता था। बेशक ये पुराने एलिफेक्स के लिए साधना का असली तरीका था, दुश्मनों से लड़ना, उन्हें सील करना, उनके शरीर की शुरुआत पर कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ाना। जितने ज्यादा दुश्मनों को दबाया गया, प्राचीन एलिफेक्स उतना ही मजबूत होता गया। ये कहा जा सकता है कि हर लड़ाई के साथ यह और मजबूत होता जाएगा। लेकिन झो सुई के लिए अब सबसे जरूरी बात थी गहरे अमर दायरे में पहुंचना, क्योंकि वह पहले से ही पूरी तरह से हेवनली इमोर्टल था, प्रोफाउंड इमोर्टल से बस एक कदम दूर। डोन, ये सोचकर झो सुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ताओ फल निगल लिया। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। तुरंत क्रिएशन लॉ के टुकड़ों वाला ये ताओ फल बहुत ज्यादा एनर्जी में बदल गया, तेजी से झो सुई के शरीर में घुस गया और उसका हिस्सा बन गया। इससे भी जरूरी बात यह है कि क्रिएशन लॉ के टुकड़े उसके हेवनली इमोर्टल ताओ फ्रूट में पूरी तरह मिल गए थे, जिससे ताओ फ्रूट बैरियर क्रिएशन लॉ की लाइनें दिखाने लगा। तो ये सृष्टि का नियम है।
झो सुई जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उन्होंने बुक वर्म की शक्ति का इस्तेमाल किया, ग्रेट विजडम टेक्निक की शक्ति का इस्तेमाल किया। उनके सिर के ऊपर ज्ञान का एक बड़ा सुनहरा घेरा दिखाई दिया, जिससे उनकी समझ बहुत बढ़ गई और वे हेवनली डाओ के लेवल तक पहुंच गए। इस तरह ताओ फल में क्रिएशन लॉ के टुकड़े मिलने के बाद उसने तुरंत जरूरी प्रिंसिपल समझ लिए और इन टुकड़ों से पूरा क्रिएशन लॉ भी निकाल सका। अब उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख, वह सृष्टि के नियम के अनंत रहस्य को समझ गया। जिसे क्रिएशन लॉ कहते हैं वह असल में 5 एलिमेंट्स लॉ है। दुनिया में कोई भी चीज 5 एलिमेंट्स लॉ से बच नहीं सकती। इस तरह 5 तत्वों के नियम की शक्ति का इस्तेमाल करके कोई भी सभी चीजें बना सकता है। बेशक दुनिया में कुछ खजाने ऐसे हैं जो 5 एलिमेंट्स लॉ के दायरे से बाहर हैं और जिन्हें बनाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी क्रिएशन लॉ दुनिया में ज्यादातर मटेरियल आसानी से बना सकता है। असल में 5 एलिमेंट्स लॉ को समझने के बाद कोई भी जीवन के रहस्यों को समझ सकता है और आजादी से जीवन का रूप बदल सकता है। झो सुई की आंखों में चमक दिखी। उसे लगा कि वह सृष्टि के नियम के रहस्यों को और गहराई से समझ रहा है। खासकर कई अमर प्राणियों से लड़ने के बाद वह उनसे लड़कर सृष्टि के नियम के रहस्यों को समझ सका। वे शक्तिशाली अमर प्राणी सृजन की सांस ले सकते थे और जीवन को अलग अलग रूपों में बदल सकते थे, जैसे इंसानों को कुत्ते, बिल्ली, सांप, बाघ वगैरह में बदलना। बेशक फिजिकल रूप तो बदला जा सकता है, लेकिन आत्मा की हालत कभी नहीं बदल सकती। हालांकि फिर भी ये पूरी तरह से पर्याप्त है। सृजन कानून 5%, 10%, 15%, 20%। जैसे जैसे समय बीतता गया झो सुई को लगा कि क्रिएशन लॉ की उसकी समझ और गहरी होती जा रही है, लेकिन समय की गति भी तेज होती जा रही थी। 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल, लगभग पलक झपकते ही 5000 साल ऐसे ही बीत गए। स्वर्ग में अमर रहने वाले के लिए 5000 साल अकेले रहना बिल्कुल नॉर्मल बात है। कुछ मामलों में ये झपकी लेने जितना आसान है। जब आप कानूनों को समझने में डूबे होते हैं तो समय बीतने का पता चलना नामुमकिन है। खासकर झो सुई जैसे अद्भुत समझ वाले स्वर्गीय अमर के लिए वह किसी भी पल कानूनों की समझ में डूब सकता था। ... 5000 साल बाद गहरे पीले क्षेत्र में बूम टिल्ड क्लाउड चेजिंग रियल्म के कुछ युवा प्रतिभाशाली लोग अचानक एक क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे में दिखाई दिए। वे जुवानहुआंग संप्रदाय के असेसमेंट में पास हो गए और जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्य बन गए, जिससे उन्हें साधना के लिए जुवानहुआंग संप्रदाय के हेडक्वार्टर में जाने की इजाजत मिल गई। डू शिंग्युआन उन युवा प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। क्या ये ह्यूमन कबीले की मशहूर पुरखों की जमीन गहरा पीला दायरा है? इस समय डू जिंग्युआन ने उत्सुकता से आसपास का नजारा देखा, ठीक वैसे ही जैसे ग्रैनी लियू पहली बार ग्रैंड व्यू गार्डन में जा रही हो, जैसे वह पहली बार मशहूर गहरे पीले दायरे में जा रही हो। क्लाउड चेजिंग रेलम भी एक ग्रेट 1000 वर्ल्ड है, लेकिन इस पर ह्यूमन क्लैन का दबदबा नहीं है, बल्कि इस पर डेमन क्लैन का राज है और वहां के इंसान लगातार खतरे में रहते थे। हमेशा खत्म होने का खतरा बना रहता था और किसी भी पल खत्म होने का खतरा मंडराता रहता था। लेकिन जब से जुवानहुआंग सेक्ट के इंसानी साधक क्लाउड चेजिंग रेल में आए, पूरे रेल में बड़े बदलाव आए और इंसानी कबीले की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे क्लाउड चेजिंग रेल में इंसानों का दबदबा कायम हो गया। जुवानहुआंग सेक्ट की ह्यूमन रेस आर्मी से हुआ तो उनके पास सरेंडर करने या खत्म होने के अलावा कोई चारा नहीं था। आज तक ह्यूमन कबीले ने क्लाउड चेजिंग रेल पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने क्लाउड चेजिंग रेल में कई ह्यूमन रेस सिटीज बनाए हैं। क्लाउड चेजिंग रेल में कई इंसान साधक गहरे पीले रेल के लिए तरसते हैं। आखिरकार गहरा पीला दायरा इंसानी कबीले का गढ़ है, जो मौत की दुनिया की इंसानी जाति से बहुत ज्यादा मिलिट्री ताकत इकट्ठा कर रहा है। अविश्वसनीय, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम सच में गहरे पीले क्षेत्र की इंसानों की पुरखों की जमीन पर पहुंच गए हैं। कहानी के अनुसार गहरा पीला दायरा लगभग 20,000 साल पहले मशहूर हुआ था और तब से इसने जबरदस्त ताकत के साथ 108 ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स पर कब्जा कर लिया है। हमारा क्लाउड चेजिंग दायरा उन ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स में से सिर्फ एक है। एक और युवा प्रतिभाशाली इंसान ने उत्साह से कहा। जुवानहुआंग संप्रदाय और गहरे पीले क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन किया था। असल में 20,000 साल पहले जुवानहुआंग सेक्ट सिर्फ एक आम दुनिया थी, जिसमें क्रॉस रियल्म टेलीपोर्टेशन करने की कोई काबिलियत नहीं थी। दूसरी ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स पर हमला करने की तो बात ही छोड़ दें। जुवानहुआंग ताओइस्ट का जन्म हुआ, तब से इंसानी कबीला तेजी से बढ़ा
जिससे कई ताकतवर इंसान साधक पैदा हुए जिनके पास बेमिसाल ताकत थी। आज तक उन्होंने 108 ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स पर कब्जा कर लिया है। और यह सिर्फ शुरुआत है। कहा जाता है कि अभी जुआनहुआन सेक्ट और भी ज्यादा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स को जीतने का प्लान बना रहा है, जिससे ह्यूमन क्लैन की सर्वाइवल के लिए और जगह खुल जाएगी। सच कहूं तो वे जुआनहुआन सेक्ट के क्रॉस रियल्म वॉर प्लान के लिए शुक्रगुजार हैं। जुआनहुआन सेक्ट क्लाउड चेजिंग रेल में नहीं आता तो वे अभी भी डेमन क्लैन से परेशान होते और आने वाले समय में उनके आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। बेशक जब से जुआनहुआन सेक्ट क्लाउड चेजिंग रेल में आया है, तब से वहां इंसान पूरी तरह से ऊपर उठ गए हैं और अब उन्हें क्लाउड चेजिंग रेल में एलियन कबीलों के खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। कभी खूंखार और हिंसक रहे एलियन साधक जुआनहुआन संप्रदाय के शिष्यों से अच्छी पिटाई के बाद शांत हो गए हैं, नम्रता से पेश आने लगे हैं, स्वभाव में बहुत नर्म हो गए हैं और यहाँ तक कि गाना और नाचना भी शुरू कर दिया है। इसीलिए क्लाउड चेजिंग रेल में इंसानी साधक तीर्थयात्रा पर गहरे पीले रेल की ओर जाने के लिए उत्सुक हैं और ये देखना चाहते हैं कि यह मशहूर इंसानों की पुरखों की जमीन असल में कितनी ताकतवर है। दुर्भाग्य से क्रॉसवर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे की कीमत बहुत ज्यादा है, जो आम इंसान कल्टीवेटर्स के लिए वहन करने लायक नहीं है। अगर वे इसका खर्च उठा भी लेते तो भी गहरे पीले इलाके में रिश्तेदारों या नौकरी के मौकों के बिना वे वहां जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए भले ही वे एक साथ गहरे पीले दायरे में जाना चाहते हों, यह असल में नामुमकिन है। हालांकि ये टैलेंटेड युवा अलग हैं। उन्होंने ड्रीम रियल में जुआनहुआन सेक्ट का असेसमेंट पास कर लिया और इस तरह जुआनहुआन सेक्ट के शिष्य बन गए। इसलिए वे सभी क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे पर मुफ्त में सवारी करके गहरे पीले दायरे तक पहुंच सकते हैं। बेशक वे भविष्य में कम से कम 20 साल तक गहरे पीले क्षेत्र में पढ़ाई कर सकते हैं। एक तरह से इसे विदेश में स्टूडेंट लाइफ भी माना जा सकता है ना? कहा जाता है कि एक्सपर्ट्स गहरे पीले रंग के दायरे में बादलों की तरह आम हैं। और कुछ तो कहना ही क्या, सिर्फ मौत की दुनिया के टॉप लूज इमॉर्टल्स को मिलाकर जुआनहुआन सेक्ट में कम से कम 4000 या उससे ज्यादा हैं। एक और जवान इंसान ने अजीब तरह से कहा, उनके पिता वॉइड रिफाइनिंग के कल्टीवेटर हैं, इसलिए उन्हें जुआनहुआन सेक्ट की कुछ हद तक समझ है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कई युवा किसान हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। बिल्कुल नहीं, 4000 लूज इमॉर्टल्स, ये तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। हाँ, हमारे क्लाउड चेजिंग रेल में सिर्फ 100 लूज इमॉर्टल्स ही हैं। जुआनहुआन सेक्ट ने इतना पीटा कि वे घबराकर भाग गए और वे वापस लड़ने में नाकाम रहे। कहा जाता है कि उस युद्ध में कई एलियन महायान ने जुआनहुआन सेक्ट के साथ मिलकर खत्म होने की कोशिश की और 8 स्टेज वाले ग्रैंड फॉर्मेशन को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जुआनहुआन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने खुद एक्शन लिया और एलियन महायान के ग्रुप को एक पल में दबा दिया। असल में वे एलियन महायान मरे नहीं, बल्कि सेक्ट मास्टर ने उन्हें सीधे हमारे जुआनहुआन सेक्ट के गार्डियन स्पिरिट बीस्ट्स में बदल दिया, जो मरने तक दिन रात हम इंसानों की सेवा करते रहे। हे भगवान, यह उन्हें मारने से भी ज्यादा दर्दनाक है। क्या सेक्ट मास्टर को उनके धोखे का डर नहीं है? जुआनहुआन सेक्ट की अनोखी सोल सीक्रेट टेक्निक की वजह से है जो उनकी असली यादों को मिटा सकती है। इसलिए उन्हें याद नहीं रहेगा कि पहले क्या हुआ था और उन्हें स्पिरिट बीस्ट माना जाएगा जो जन्म से ही हमारे जुआनहुआन सेक्ट में बड़े हुए हैं। यही वजह है कि अब हमारे जुआनहुआन सेक्ट में बड़ी संख्या में महायान स्पिरिट बीस्ट हैं। हे भगवान, अगर आप इन महायान स्पिरिट बीस्ट को जोड़ दें तो जुआनहुआन सेक्ट की महायान लेवल की कॉम्बैट स्ट्रेंथ शायद 10,000 से ज्यादा हो जाएगी, है ना? क्या ये तो आम बात नहीं है? हमारा जुआनहुआन सेक्ट क्रॉस डायमेंशनल युद्ध कर सकता है। ऐसी ताकत के बिना हम क्रॉस डायमेंशनल युद्ध में शामिल होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जुआनहुआन संप्रदाय का शिष्य बनना हमारे लिए बहुत बड़ी किस्मत है। हाँ, जुआनहुआन सेक्ट में शामिल होना एक ही छलांग में आसमान छूने जैसा है। जब तक आप मरते नहीं हैं, आप कम से कम वॉइड रिफाइनिंग के कल्टीवेटर तो बन ही सकते हैं। टैलेंट और मौकों के साथ अमरता पाना नामुमकिन नहीं है। कई युवा टैलेंट उत्साह से चर्चा कर रहे थे। हर कोई बहुत उत्साहित था। उनका बैकग्राउंड या पहले का स्टेटस कुछ भी हो, जुआनहुआन सेक्ट में शामिल होना सच में एक ही बार में आसमान छूने जैसा है। मुझे जुआनहुआन संप्रदाय में आगे बढ़ना होगा। डू जिंग्युआ ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वो एक साधारण बैकग्राउंड से था, क्लाउड चेजिंग रेल में एक साधारण परिवार का एक कल्टीवेटर था। लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वह जुआनहुआन सेक्ट के असेसमेंट में पास हो गया। लेकिन उनकी प्रतिभा के कारण उनके जैसे मानव साधक जुआनहुआन संप्रदाय में हर जगह हैं। ये कहा जा सकता है कि वह पहले की तरह अलग नहीं दिख सकते थे।
हालांकि इसके बावजूद उन्हें लगा कि वह अभी भी जुवानहुआन संप्रदाय में कुछ हासिल कर सकते हैं। हे भगवान, प्रकृति की कितनी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये क्लाउड चेजिंग दायरे से 100 गुना या उससे भी ज्यादा बेहतर है। यहाँ खेती के लिए रहने से मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी खेती की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। कोई हैरानी नहीं कि गहरे पीले क्षेत्र ने इतने सारे टॉप साधक पैदा किए हैं। इस समय कई युवा किसान हैरानी से चिल्ला उठे। तभी उन्हें चारों ओर घनी प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई, जो रंगीन धुंध की तरह एक ठोस मौजूदगी बन रही थी। इसकी एक सांस ने भी उनके अंदर की साधना को बेकाबू तरीके से बढ़ा दिया। साधारण गोलियां लेने से भी खेती इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। ऐसा लगा जैसे उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक तरल में डूबा हुआ हो। ये पहली बार था जब वे खेती के लिए इतने अच्छे माहौल में आए थे। सच में यकीन नहीं होता। मूर्खों, यह कोई साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि अमर क्यूई है। पूरा गहरा पीला क्षेत्र घने अमर क्यूई से भरा हुआ है। गहन पीले क्षेत्र में साधना करना अमर दुनिया में होने जैसा है। इसीलिए गहरे पीले क्षेत्र को छोटा अमर क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि गहरे पीले क्षेत्र अनगिनत इंसानी साधकों के लिए सपनों की पवित्र खेती की जमीन क्यों है। एक युवा टैलेंट ने नफरत से देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही गहरे पीले दायरे की खास बातें पता थी। असल में वह ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि वह यहाँ पहली बार नहीं आया था। लेकिन क्लाउड चेजिंग रेल्म के ज्यादातर टैलेंटेड युवा पहली बार यहाँ आए थे, और इसलिए वे प्रोफाउंड येलो रेल्म के कल्टीवेशन माहौल से हैरान थे। क्या हर जगह अमर क्यूई से भरा हुआ? लेकिन क्या गहरा पीला दायरा एक मौत की दुनिया नहीं है? यह इतनी घनी अमरची से क्यों भरा हुआ है? डू जिंग्युआन बहुत उत्सुक था। उसे नहीं पता था कि गहरा पीला क्षेत्र इतना खास क्यों है। आखिरकार क्लाउड चेजिंग रेल्म को एक ग्रेट 1000 वर्ल्ड माना जा सकता है, जो रिसोर्स से भरपूर है, लेकिन इसमें प्रोफाउंड येलो रेल्म जितनी घनी इमोर्टलची नहीं हो सकती। गहरे पीले रंग के दायरे में इतनी घनी अमर क्यूई है क्योंकि इसके चारों ओर बड़ी संख्या में अमर शिरा के फूल लगाए गए हैं, जो अमर दुनिया का एक खास पौधा है। ऐसा कहा जाता है कि वे लगातार अमरची को सोख और छोड़ सकते हैं, जिससे छोटी अमर नसें बन जाती हैं। बेशक गहरे पीले दायरे में घने अमरची का मुख्य कारण वह अनोखा दिव्य वृक्ष है जो स्वर्ग को जोड़ता है। ये दिव्य वृक्ष दिव्य लोक से जुड़ता है, लगातार बहुत ज्यादा अमरची सोखता है। इस तरह पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा अमर ऊर्जा से घेर लेता है, और यहाँ तक कि अमरची का जमाव भी लगातार बढ़ाता है। उस युवा जीनियस ने समझाया। ऐसा लग रहा था कि उसे गहरे पीले क्षेत्र की अंदरूनी जानकारी के बारे में काफी कुछ पता था, और अपने साथियों की तारीफ भरी निगाहों को देखकर उसे बहुत गर्व महसूस हुआ, जैसे वह भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच रहा हो। दिव्य वृक्ष स्वर्ग तक पहुंच रहा है। क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला यह विशाल वृक्ष हो सकता है? ऐसी अफवाहें हैं कि यह बड़ा पेड़ सेलेस्टियल रेल्म से जुड़ सकता है, यहाँ तक कि इसके जरिए सेलेस्टियल रेल्म तक पहुंचा जा सकता है। क्या ये सच में सच है? ये सच होना चाहिए। अगर कोई सच में इस बड़े पेड़ से दिव्य लोक में जा सकता है, तो हमें साधना करने की क्या जरूरत है? हम सीधे पेड़ से होकर जा सकते हैं। ये सच में ऐसा है। बस पेड़ इतना ऊंचा है कि यह एक भ्रम पैदा करता है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये दिव्य वृक्ष बहुत शक्तिशाली है, शायद एक सच्चे अमर के बराबर। ये हमारे मानव कुल की नींव है। कई युवा किसानों ने अपने सामने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा था। ऐसा लग रहा था कि एक पत्ता ही बहुत बड़े आसमान को ढकने के लिए काफी था। उस विशाल वृक्ष का शरीर कल्पना से परे विशाल था। अरबों मील दूर होने के बावजूद भी कोई भी इस विशाल पेड़ की शान को महसूस कर सकता है। यह एक ऊंचे पहाड़ की तरह था। ये देखना नामुमकिन था कि उस बड़े पेड़ का सिरा कहाँ है। सभी किसान केवल उसका शरीर ही देख सकते थे। इस बीच स्वर्ग का ये दिव्य वृक्ष अंतहीन सफेद बादलों और धुंध से घिरा हुआ था, जिससे उसका असली रूप छिप गया था। फिर भी इससे निकलने वाली आभा ने उन्हें बहुत ही छोटा महसूस कराया। इस दिव्य वृक्ष की तुलना में वे मात्र चींटियां जैसे लग रहे थे। सभी लोग उस असीम दिव्य वृक्ष को बहुत प्रशंसा से देख रहे थे। एक भी शब्द नहीं बोल पाने के कारण वे पूरी तरह से परेशान थे। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। इस समय दूर कई क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे तेज रोशनी से चमक उठे, और एरे से एक के बाद एक युवा कल्टीवेटर्स निकले। बेशक ये युवा कल्टीवेटर उत्सुक लग रहे थे, अपने आसपास की चीजों को देख रहे थे और माहौल को देख रहे थे, जैसे कि वे पहली बार गहरे पीले रंग के दायरे में आए हों। डू शिंग्युआन और दूसरे लोग भी ये देखकर उत्सुक थे कि कैसे इन युवा साधकों ने उनसे अलग कपड़े पहने थे, फिर भी उनकी साधना बराबर थी, और हर एक की अपनी पहचान थी, जो किसी से कम नहीं थी। हालांकि इन लोगों की पहचान साफ नहीं थी,
लेकिन उनमें अपने आप कुछ कंपटीशन की इच्छा महसूस हुई। ये ताकतवर लोगों की आदत थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लोग दूसरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के जीनियस होंगे जो ह्यूमन कबीले के हैं, जिन्होंने हमारी तरह ज़ुआनहुआन सेक्ट के असेसमेंट को पास करके प्रोफाउंड येलो रेल में आए हैं। एक सफेद कपड़े पहने युवक ने अपनी अटकलें शेयर करते हुए कहा। क्या दूसरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स से भी युवा जीनियस ज़ुआनहुआन सेक्ट में शामिल हो रहे हैं? क्या ये नेचुरल नहीं है? इस बार ज़ुआनहुआन सेक्ट का असेसमेंट सिर्फ हमारे क्लाउड चेजिंग रेल्म को ही टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि ज़ुआनहुआन सेक्ट द्वारा चलाए जा रहे 108 ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स को भी टारगेट कर रहा है। हमारा क्लाउड चेजिंग रेल्म उन वर्ल्ड्स में से एक है। इम्पॉसिबल। अगर ऐसा है तो यह असेसमेंट 1000 में एक होना चाहिए। ये 1000 में एक से भी ज्यादा है। इसे लाखों में एक, अरब में एक कहा जा सकता है। सच में कुछ ही लोग शिष्य बनने के लिए ज़ुआनहुआन संप्रदाय के असेसमेंट को पास कर पाते हैं, इसलिए हमें सबसे अच्छे लोगों में सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन 108 ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स का असेसमेंट करना इतना बड़ा स्केल है, ये कुछ भी नहीं है। हमारा असेसमेंट ड्रीम रेल में होता है, जिसका मतलब है कि हम घर से बाहर निकले बिना इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिससे असेसमेंट का खर्च बहुत कम हो जाता है। कहा जाता है कि ड्रीम रेल ज़ुआनहुआन सेक्ट का एक शक्तिशाली अमर आर्टिफैक्ट है जो पूरी मॉर्टल वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिससे मॉर्टल वर्ल्ड में कहीं से भी कम्युनिकेशन के लिए ड्रीम रेल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर सिर्फ दूसरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड कल्टिवेटर ही नहीं है, बल्कि प्रोफाउंड येलो रेल के लोकल कल्टिवेटर भी कॉम्पिटिटर हैं। ये जीनियस लोगों का जमावड़ा है। इतने सारे जीनियस लोगों में से सबसे अच्छा बनकर उभरना बहुत मुश्किल है। क्लाउड चेजिंग रियल्म के कई युवा जीनियस ने बहुत चर्चा की। उन्हें अपने टैलेंट पर भरोसा था, लेकिन इतने सारे जीनियस लोगों को सामने आते देखकर वे अचानक बहुत आम लगने लगे और उनमें उनके बीच अलग दिखने का ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। ये सुनकर डू शिंगयुआन को अंदर से काफी शांति महसूस हुई। अपने जैसे साधकों से तुलना करने के लिए ज़ुआनहुआन संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ था। उनके लिए खेती सबसे महत्वपूर्ण थी। भले ही वह कुछ समय के लिए दूसरों से हार गया हो, लेकिन भविष्य में अमरता पाना ही मायने रखता था, जो पूरी तरह से काफी था। ज़ुआनहुआन सेक्ट में जीनियस लोगों के जमावड़े को जानते हुए भी उन्होंने कभी कॉन्फिडेंस नहीं खोया। हालांकि उन्होंने माना कि फेरी इंस्ट्रूमेंट ड्रीम वर्ल्ड के होने से उन्हें सच में बहुत मदद मिली। अगर ड्रीम रेल न होता तो उसके जैसे आम युवा कल्टिवेटर को ज़ुआनहुआन सेक्ट के असेसमेंट के बारे में शायद पता नहीं होता, चाहे उनमें कितना भी टैलेंट क्यों न हो। बेशक कई पुराने परिवार सभी असेसमेंट कोटा पर मोनोपोली कर लेते थे। इसके अलावा ड्रीम रियल्म द्वारा परीक्षा की पूरी मॉनिटरिंग के कारण कोई भी असेसमेंट में दखल नहीं दे सकता। यही कारण है कि ज़ुआनहुआन संप्रदाय की परीक्षाएं बहुत निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होती हैं। जब तक आपके पास पर्याप्त टैलेंट और ताकत है, आप ज़ुआनहुआन संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। इसलिए बहुत सारे साधक इसे ड्रैगन गेट पार करने का एक सुनहरा मौका मानते हैं, जो बेशक एक आम साधक की किस्मत बदल सकता है। भाइयों और बहनों, मैं लैन चेंगक्सुआन हूँ, ज़ुआनहुआन संप्रदाय का एक इनसेक्ट शिष्य। मैं यहाँ आप भाइयों और बहनों का स्वागत करने आया हूँ और आप सभी का ज़ुआनहुआन संप्रदाय में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूँ। इस समय नील ताओवादी कपड़े पहने एक युवक सबके सामने आया, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। साफ तौर पर वह एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर था। वहां मौजूद युवा किसानों के लिए ऐसी खेती सबसे अच्छी मानी जाती थी। एक पल के लिए सब चुप हो गए। आखिरकार वे जानते थे कि यह बातचीत का समय नहीं है, क्योंकि वे ज़ुआनहुआन संप्रदाय के बारे में और जानना चाहते थे। अगर उन्होंने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के इस सीनियर भाई को नाराज किया तो वे जरूर मुश्किल में पड़ जाएंगे। भाई लैन, सभी ने युवा किसान लैन चेंगक्सुआन से आदरपूर्वक बात की। ज़ुआनहुआन संप्रदाय में शामिल होंगे और 1 साल तक पढ़ाई करेंगे। 1 साल बाद आपके अलग अलग टैलेंट के आधार पर आप अलग अलग पीक्स में शामिल होंगे। तो इस साल आपको एक मजबूत नींव रखनी होगी और यह पता लगाना होगा कि आप किसमें अच्छे हैं। इस तरह आपके आगे की साधना का रास्ता आसान हो जाएगा। ज़ुआनहुआन संप्रदाय के बाहरी इलाकों में ले चलूंगा। भविष्य में उस इलाके में रहेंगे जहां ज़ुआनहुआन संप्रदाय के शिष्य रहते हैं। पहले इस फ्लाइंग बोट पर चढ़ो। लैन चेंगशुआन थोड़ा मुस्कुराई। वूश वूश फुश। तुरंत डू जिंगयुआन और बाकी लोग छठे स्टेज की फ्लाइंग बोट पर चढ़ गए। हालांकि गहरे पीले दायरे में हर जगह टेलीपोर्टेशन एरे हैं, लेकिन उड़ने वाली नाव का होना भी जरूरी है। आखिरकार सभी जगहों पर टेलीपोर्टेशन एरे नहीं हो सकते और टेलीपोर्टेशन एरे बनाने में खर्च आता है। इसलिए
टेलीपोर्टेशन एरे तभी बनाए जाते हैं जब वे एक तय दूरी से अलग होते हैं। हालांकि छोटी यात्राओं के लिए फ्लाइंग बोट तेज है और किसानों का समय बचाने में मदद कर सकती है। एक तरह से फ्लाइंग बोट के होने से किसानों को सड़क का आखिरी मील भी तय करने में मदद मिलती है। ये झोंग सुई की पिछली दुनिया की तरह ही है, जहां आने जाने के साधन के तौर पर कार, ट्रेन और प्लेन होने के बावजूद साइकिलें अभी भी जरूरी और आम थीं। आखिरकार आखिरी मील साइकिल से ही तय करना था। यही सिद्धांत फ्लाइंग बोट पर भी लागू होता है। बूम टिल्ड 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 जुवानहुआन सेक्ट की तरफ उड़ गई और डू जिंगयुआन और दूसरे लोग फ्लाइंग बोट के जरिए जुवानहुआन दुनिया की धरती पर बड़े शहरों और अनगिनत इंसानी साधकों को देख सकते थे। आसमान में कई फ्लाइंग बोट्स भी दिखाई दी जो खुशहाली और उत्साह से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कई कल्टीवेटर पास के ह्यूमन रेस सिटीज की ओर जाने के लिए फ्लाइंग बोट भी ले रहे थे। बेशक ये क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे एक ट्रांसपोर्टेशन हब है। अलग अलग ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स के कल्टीवेटर्स इस क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे से निकलते हैं और फिर प्रोफाउंड येलो रेल्म के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। ये जगह सच में बहुत चहल पहल वाली है। यहाँ इतनी सारी फ्लाइंग बोट क्यों हैं? क्या ये साफ नहीं है? ये गहरे पीले दायरे में मुख्य ट्रांसपोर्टेशन हब में से एक है, जहाँ अलग अलग हजार दुनियाओं के साधक गहरे पीले दायरे के अलग अलग हिस्सों में जाने से पहले आते हैं। लेकिन क्या गहरे पीले दायरे में रहने वाले साधक बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हैं? ऐसा लगता है कि आसपास बहुत सारे डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइड रिफाइनिंग और फ्यूजन साधक हैं, जबकि निचले स्टेज के साधकों की संख्या बहुत कम है। क्या इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती? गहरा पीला दायरा इंसानी कबीले की पुरखों की जमीन है, असली शुरुआत की जगह, जहां दुनिया के अलग अलग हजार दुनियाओं से टॉप टियर के पावरहाउस इकट्ठा होते हैं। हाँ, ये सच है और यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसी जगह पर खेती और पढ़ाई कर पा रहे हैं। बहुत सारे युवा किसान हैरान थे। उन्हें अपने आसपास कई हाई लेवल साधकों की मौजूदगी महसूस हुई, जिनमें से हर एक से एक तेज आभा निकल रही थी। एक तरह से उन्हें ऐसा लगा जैसे छोटे खरगोश खतरनाक जानवरों की मांद में घुस गए हों। इससे वे डर से कांपने लगे। उन्हें डर था कि कहीं ये ऊंचे लेवल के साधक उन्हें मार न डालें। आखिरकार क्लाउड चेजिंग रेल में खजाने के लिए हत्या की घटनाएं कभी कभी होती थी। अगर वे ऊंचे लेवल के किसानों का अनादर करते तो इससे जानलेवा मुसीबत आ सकती थी। हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गहरे पीले क्षेत्र में सभी तरह के कानून और नियम बहुत सख्त हैं। हाई लेवल साधक भी गहरे पीले क्षेत्र में बेकाबू नहीं हो सकते। अगर कोई मर्डर केस होता भी तो उसे तुरंत सॉल्व कर दिया जाता, जिससे अपराधी को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। अभी तक प्रोफाउंड येलो रेल में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और मर्डर के केस बहुत कम हैं। लैन चेंग शुआन हंस पड़ी। वह जानता था कि ये युवा क्लाउड चेजिंग रेल के साधक थे और इस रेल को जुवानहुआन संप्रदाय द्वारा जीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए यह समझा जा सकता था कि क्लाउड चेजिंग रेल के मानव साधक गहरे पीले रेल के नियमों से अनजान थे। सच कहूं तो दुनिया के कई ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में से प्रोफाउंड येलो रेल की सिक्योरिटी जरूर सबसे अच्छी है। दूसरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में मजबूत डिपार्टमेंट्स की कमी है, इसलिए वे कई हाई लेवल कल्टीवेटर्स के कामों को रोक नहीं सकते। वूश, सिर्फ 1 दर्जन मिनट में ग्रुप आखिरकार जुवानहुआन सेक्ट के हेडक्वार्टर पहुंच गया। यह डू जिंगयुआन और दूसरे स्टूडेंट सिकुड़ गए जब उन्होंने देखा कि जुवानहुआन सेक्ट का पूरा हेडक्वार्टर एक बड़े बैरियर से घिरा हुआ है, जो एक अदृश्य खाली बैरियर बना रहा था, जैसे कि वह अपनी ही दुनिया हो। खाली जगह के अंदर रंगीन रोशनी से चमकते हुए कानून के पैटर्न उभरे। वे इस व्यूह की भयानक ताकत को महसूस कर सकते थे, जैसे कि यह आसानी से स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की ताकतों को इकट्ठा कर सकता है। हल्के से काम करने से यह अनगिनत किसानों को दबा सकता है। जुवानहुआन संप्रदाय का हेडक्वार्टर है और यह इलाका एक आसमानी बनावट से घिरा हुआ है। भले ही कोई सच्चा अमर देवता आ जाए, वे हमारे जुवानहुआन संप्रदाय की सुरक्षा को नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए यहाँ कोई भी जंगली होने की हिम्मत नहीं करता, लैन चेंग शुआ ने बड़े गर्व से कहा। आखिरकार जुवानहुआन सेक्ट के हेडक्वार्टर के तौर पर इसकी डिफेंसिव पावर हैरान करने वाले लेवल पर पहुंच गई। चाहे कितने भी कल्टीवेटर हमला करें, वे अंदर की बनावट की रुकावट को नहीं तोड़ सकते। बूम टिल्ड लैन चेंग शुआन की बातों के साथ उड़ने वाली नाव आसानी से खाली जगह को पार करके सीधे जुवानहुआन सेक्ट के हेडक्वार्टर में घुस गई, जिससे सबके सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। इन पहाड़ों पर शानदार महल बनाए गए थे, जो घनी तरह से रोकी गई दीवारों से ढके हुए थे, ताकि कोई भी आराम से वहां न जा सके।
मैदानों में स्पिरिट राइस और इमोर्टल राइस बहुत ज्यादा लगाए गए थे और कई स्पिरिट प्लांट हस्बैंड खेतों में पौधे लगाने में बिजी थे, लगातार निराई कर रहे थे और अलग अलग स्पिरिचुअल पेस्ट को मार रहे थे। दूर घाटियों की गहराई में बहुत सारी आध्यात्मिक दवाइयां लगाई गईं, जिससे बड़े बड़े मेडिसिन गार्डन बन गए। एक मोटी शक्तिशाली अमर क्यूई हर जगह फैल गई। स्पिरिट बीस्ट और जंगली जानवर मैदानों और पहाड़ों में दूर तक भाग रहे थे। जुवानहुआन संप्रदाय के आसमान में भी घूमती थी। यह डू शिंग्युआन और अन्य लोग पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अमर दुनिया में आ गए हों। ये बहुत ज्यादा भारी था। जुवानहुआन संप्रदाय के कई साधक तलवारें लेकर उड़ रहे थे, पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे और समय समय पर तलवारों की चमक चमक रही थी। आसमान में उड़ने वाली नावें भी उड़ रही थीं। इससे भी ज्यादा डरावना था एक फीनिक्स का आसमान में शान से उड़ते हुए भयानक लाल आग छोड़ते हुए देखना, जो सूरज की तरह था और बहुत ज्यादा गर्मी फैला रहा था। कभी कभी फीनिक्स के पंख गिरते थे, जिससे तुरंत आग का अंतहीन समुद्र बन जाता था। एक कुनपेंग बादलों के ऊपर आलस से लेटा हुआ था। उसका आकार बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आसमान को ढक लिया हो और सूरज को रोक दिया हो। जब वह सो रहा था तो उसकी सांसों से डरावने तूफान आ रहे थे, जिससे फटने की आवाजें आ रही थीं। आसपास की खाली जगह में दरारें पड़ रही थी और खाली जगह में तूफान आ रहे थे, जिन्हें देखना डरावना था। एक बैंगनी कुई नीयू घाटी में दौड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बैंगनी बिजली गिर रही थी, जिससे गरज का एक डरावना समंदर बन गया था, जो आसमान से आ रही मुसीबत की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बिजली का मालिक है और बिजली की सजा देने की ताकत रखता है। भाई लैन, क्या वे सभी महान सच्ची आत्माएं हैं? डू शिंग्युआन और दूसरों को अपने शरीर कांपते हुए महसूस हुए। उन्होंने सच्ची आत्माओं के डर के बारे में सुना था, जिन्हें दुनिया में अजेय माना जाता है और जो कई महास्टेज लूज इमॉर्टल्स को खत्म करने में सक्षम है। किसने सोचा होगा कि जुवानहुआन संप्रदाय में इतनी सारी सच्ची आत्माएं मौजूद हैं, जो कल्पना से भी परे हैं। इन सच्ची आत्माओं के सामने उन्हें चींटियों जैसा महसूस हुआ। वास्तव में वे सच्चे आत्मा हैं सर। वे यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि वे सेक्ट मास्टर के गार्डियन पेट्स हैं। इस प्रकार वे हमारे जुवानहुआन संप्रदाय की सबसे बड़ी ताकतों में से भी हैं। हालांकि वे आमतौर पर कोई एक्शन नहीं लेते। जुवानहुआन संप्रदाय के हेडक्वार्टर में लौटने पर ही कोई इन सच्चे आत्मा सर को देख सकता है। लैन चेंगक्सुआ ने समझाया, शुरू में ये सच्ची आत्माएं स्पिरिट वर्ल्ड में रहती थीं, लेकिन जब से प्रोफाउंड येलो रेल्म बना, इन सच्ची आत्माओं को नेचुरली पता था कि उनके बढ़ने के लिए कौन सी जगह ज्यादा सही है। तो एक एक करके वे स्पिरिट वर्ल्ड छोड़कर गहरे पीले दायरे में आ गए। इससे उनकी ग्रोथ के लिए बहुत फायदे मिलते हैं। आखिरकार गहरा पीला क्षेत्र एक छोटा अमर क्षेत्र है, जो मोटी अमर क्यूई से घिरा हुआ है। ये सच्ची आत्माओं की रोजाना की साधना की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। भाई लैन, मैंने सुना है कि सच्ची आत्माओं की भूख बहुत ज्यादा होती है। क्या हमारा जुवानहुआन संप्रदाय इतनी सारी सच्ची आत्माओं को पाल सकता है? किसी ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने इन सभी पुरानी सच्ची आत्माओं को बड़े शरीर और जबरदस्त भूख के साथ देखा था, इसलिए उसे डर था कि वे एक ही निवाले में पूरे शहर को खा जाएंगी और रोज बहुत सारा खाना खा जाएंगी। बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा जुवानहुआन सेक्ट स्पिरिचुअल दवाइयों की खेती में माहिर है। इन सच्ची आत्माओं को पालने पोसने में कोई दिक्कत नहीं है। इसे काफी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। शायद आपको पता न हो, लेकिन हमारा जुवानहुआन संप्रदाय एक अमर पौधे लॉरेल ट्री की भी खेती करता है। इसे लंबी उम्र का पेड़ कहा जाता है, जिसका शरीर अमर होता है। ये हमेशा बढ़ सकता है और इसकी लकड़ी की छीलन में बहुत ज्यादा जीवन ऊर्जा होती है। अगर आम इंसान इसे खाएं, तो ये तुरंत सैकड़ों साल तक उम्र बढ़ा सकता है। लॉरेल पेड़ की लकड़ी की छीलन का इस्तेमाल करके लंबी उम्र की कई दवाएं बनाई जा सकती हैं, साथ ही अमर दवाएं भी बनाई जा सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले लॉरेल पेड़ की लकड़ी की छीलन ही कई सच्ची आत्माओं को जिंदा रखने के लिए काफी है। उदाहरण के लिए, सच्ची आत्मा ताओ टाई, जिसकी भूख बहुत ज्यादा है, जो एक ही बार में पूरा समुद्र निगल सकती है। फिर भी लॉरेल पेड़ की लकड़ी की छीलन ताओ टाई को आसानी से बनाए रखने के लिए काफी है। कहा जाता है कि यह ताओ टाई लॉरेल पेड़ के पास रहता है और रोज उसकी लकड़ी की छीलन चबाता है। फिर भी लॉरेल का पेड़ सुरक्षित रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। लैन चेंग शुआन थोड़ा मुस्कुराई। जुवानहुआन संप्रदाय में इतनी सारी सच्ची आत्माओं को देखकर वह भी चौंक गया था। कभी सोचा भी नहीं था कि जुवानहुआन संप्रदाय इतनी सारी सच्ची आत्माओं को पाल पोस सकता है।
जुवानहुआंग संप्रदाय इतने सारे सच्चे आत्मिक जीवों को कैसे सपोर्ट कर सकता है? लेकिन जैसे ही उन्होंने जुवानहुआंग संप्रदाय को और समझा, ये चिंताएं तुरंत गायब हो गईं। बेशक जुवानहुआंग संप्रदाय के लिए यह कोई समस्या नहीं है। जुवानहुआंग संप्रदाय के पास सच में बहुत सारे संसाधन हैं। सिर्फ सैकड़ों या हजारों सच्ची आत्माओं का जिक्र नहीं, अगर उनकी संख्या 10 गुना बढ़ भी जाए तो भी वे आसानी से उन्हें जिंदा रख सकते हैं। लॉरेल ट्री, अमर दुनिया का पौधा। हे भगवान, क्या सच में दुनिया में ऐसा कोई अजीब पेड़ है? क्या सिर्फ इसकी छीलन मिलने से आप सच में अपनी उम्र कई 100 साल बढ़ा सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। अगर ऐसा है, अगर हमें लॉरेल पेड़ से छीलन मिल जाए तो क्या हम अपने दायरे को ऊपर उठाए बिना कई 100 या हजारों साल तक नहीं जी पाएंगे? कई युवा किसान हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसे पेड़ भी हैं। ये सच में सोच से बाहर था। हाँ, लॉरेल का पेड़ कुछ खास नहीं है। हाल ही में संप्रदाय के गुरु को किसी तरह एक दिव्य पौधा मिला। इसे जिनसेंग फ्रूट ट्री कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह जिनसेंग फल का पेड़ कई जिनसेंग फल पैदा कर सकता है। जिनसेंग फल की खुशबू सूंघने से ही आप अपनी उम्र 360 साल तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जिनसेंग फल खाने का मौका मिले तो आप अपनी उम्र 47,000 साल तक बढ़ा सकते हैं। और यह खेती की किसी भी रुकावट को नजरअंदाज करता है। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। लैन चेंगशुआ ने एक और हैरान करने वाली खबर बताई, जो जुवानहुआंग संप्रदाय के रहस्यों में से एक थी। क्या ये सुनकर डू शिंगयुआन और बाकी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए, बहुत हैरान हो गए। उनके दिलों में हैरानी की लहरें उठने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, क्योंकि यह बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। आखिरकार, अगर कोई मेहनत से वॉइड रिफाइनमेंट रेल या यूनियन रेल तक साधना भी करे तो भी उसकी उम्र सिर्फ कुछ 10,000 साल ही होगी। लेकिन अब सिर्फ जिनसेंग फल खाने से कोई 47,000 साल तक जी सकता है। ये सच में बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात थी। ये किस तरह की दिव्य वस्तु है? बेशक ऐसे जिनसेंग फल सिर्फ जुवानहुआंग संप्रदाय के कुछ चुने हुए ऊंचे पद वाले सदस्यों के लिए ही है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई पाने की उम्मीद कर सके। देखने की तो बात ही छोड़ दें। लैन चेंगक्सुआन हंस पड़ी। ये सुनकर डू शिंगयुआन और बाकी लोग अवाक रह गए। क्या ये साफ नहीं है? आखिरकार सिर्फ खुशबू सूंघने से ही किसी की जिंदगी 360 साल बढ़ सकती है। अगर जिनसेंग फल मिलना सच में इतना आसान होता तो जुवानहुआंग संप्रदाय के अनगिनत अनुयायी जरूर इसे देखने के लिए दौड़ पड़ते। आखिरकार भले ही वे जिनसेंग फल न खा सके, लेकिन इसकी खुशबू सूंघना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि जीवन को 360 साल बढ़ाना काफी महत्वपूर्ण है। निचले लेवल के किसानों के लिए इसका मतलब होगा उनकी उम्र दोगुनी हो जाएगी और इसके फायदे खुद ब खुद दिखेंगे। भाई लैन, क्या हमारे पास जुवानहुआंग संप्रदाय में अन्य दिव्य पौधे हैं? जुवानहुआंग संप्रदाय की स्थिति के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। बेशक, लेकिन ये जुवानहुआंग संप्रदाय के रहस्य हैं। मुझे और कुछ कहने की आजादी नहीं है। समय के साथ आप उन्हें खुद ही खोज लेंगे। लैन चेंगशुआ ने हाथ हिलाया। उसका इन मामलों पर आगे बात करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार कुछ दिव्य पौधे जुवानहुआंग संप्रदाय के अंदर गोपनीय जानकारी बने रहते हैं, जो निचले लेवल के साधकों की जानकारी से परे हैं। भले ही इन नए शिष्यों को इसके बारे में पता चल जाए, लेकिन असल में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जुवानहुआंग संप्रदाय के बारे में भीड़ की जिज्ञासा न केवल कम हुई, बल्कि बढ़ भी गई। लेकिन वे जानते थे कि अगर वे और जोर देंगे तो भी लैन चेंगशुआन और कुछ नहीं कहेगी, इसलिए उन्होंने पूछना जारी नहीं रखा। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। कुछ ही देर में फ्लाइंग बोट एक घाटी के ऊपर रुक गई और घाटी के अंदर एक बहुत बड़ा शहर बन गया, जो अनगिनत इमारतों से भरा हुआ था। यहाँ ऊंची इमारतें खड़ी थीं, कुछ तो दर्जनों या सैकड़ों मंजिल तक ऊंचे हैं, पहाड़ों की तरह। इस घाटी शहर में जुवानहुआंग संप्रदाय के कई अनुयायी रहते थे, जिससे ये बहुत ज्यादा जीवंत था। जुवानहुआंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य रहते हैं। शहर नंबर 72। ऐसे बहुत सारे शहर हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय में कम से कम 1000 हैं। इसलिए उनका नाम रखना बहुत मुश्किल है। उन्हें बस उनके बनने के क्रम के आधार पर नंबर दिया गया है। ये शहर 72वां है, इसलिए इसे शहर नंबर 72 कहा जाता है। लैन चेंगशुआ ने फ्लाइंग बोट को खुली जगह पर उतारा और सभी को इसके बारे में बताया। जुवानहुआंग संप्रदाय के अंदर इतने सारे शहर हैं? डू जिंगयुआ ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, जुवानहुआंग संप्रदाय बहुत बड़ा है। हालांकि आप एक मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस से टैलेंटेड बनकर उभरे हैं।
जुवानहुआंग संप्रदाय हर साल कई शिष्यों को भर्ती करता है। जब इतने सारे जुवानहुआंग संप्रदाय के अनुयायी शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर है बहुत सारे शहर बनाने की जरूरत है। और अगर ये शिष्य शादी कर ले और उनके बच्चे हों, तो आबादी और भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए इतने सारे शहर बनाना जरूरी है। लैन चेंगक्सुआ ने समझाया, क्या इसका मतलब यह है कि हमारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी हम जुवानहुआंग सेक्ट में रह सकते हैं? कई युवा किसानों ने आंखें चौड़ी की और उत्साह से बोले, जुवानहुआंग सेक्ट और प्रोफाउंड येलो रेल में रहना चाहते थे। गहरे पीले दायरे के बेहतर खेती के माहौल को देखने के बाद कोई बेवकूफ भी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपना होम टाउन पसंद नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, अच्छे पक्षी बैठने के लिए सही पेड़ चुनते हैं। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही इंसान ऊंची जगहों की ओर बढ़ता है। यह इंसानी फितरत है। जुवानहुआंग संप्रदाय में रहना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन हर कोई नहीं रह सकता जब तक आप काफी पोटेंशियल और ताकत नहीं दिखा सकते। नहीं तो 20 साल बाद आपको अपनी असली दुनिया में लौटना होगा। जुवानहुआंग संप्रदाय में साधना जारी रख सकते हो। लैन चेंगशुआन थोड़ा मुस्कुराई। जुवानहुआंग संप्रदाय में भी सबसे योग्य की उत्तरजीविता की चयन रणनीति लागू की जाती है। अगर आप में ताकत और काबिलियत की कमी है, तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। जुवानहुआंग सेक्ट में तब तक रह सकते हैं जब तक वे जुवानहुआंग सेक्ट के ऊंचे रैंक तक नहीं पहुंच जाते। बेशक, अगर आप सच में जुवानहुआंग सेक्ट छोड़ भी देते हैं, तो यह आपके लिए कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि अपनी असली दुनिया में लौटने पर आप जरूर काफी अधिकार वाली पोजीशन पर होंगे। उदाहरण के लिए, आप किसी खास शहर के सिटी लॉर्ड बन सकते हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय में पढ़ाई का अनुभव होने से आपका भविष्य असीमित है। आपका शुरुआती पॉइंट बेशक आम किसानों से कई गुना ऊंचा है। लैन चेंगशुआ ने सबको देखा। साफ साफ दिखा कि वे चुने हुए लोग हैं। जो लोग असेसमेंट में पास हुए थे, वे असल में जीनियस लोगों में जीनियस थे, जिनकी तुलना आम साधकों से नहीं की जा सकती थी। जुवानहुआंग संप्रदाय में न रह पाए और उन्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया जाए, फिर भी वे ऊंचे पद और अधिकार वाले लोग हैं। ये पुराने एग्जाम कैंडिडेट्स की तरह है। भले ही वे कोर्ट में ऑफिसर न बन पाए, वे बाहर जाकर काउंटी ऑफिसर बन सकते हैं। हम सबने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन जाहिर है वे एलिमिनेट नहीं होना चाहते थे। आखिरकार, अगर आप टिके रह सकते हैं, तो आप बाहर होने से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय के कई फायदों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। यहाँ का खेती का माहौल ही दूसरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से बेजोड़ है। गहरे पीले दायरे में एक दिन की साधना दूसरी दुनियाओं में 10 दिन या दर्जनों दिन की साधना के बराबर हो सकती है। समय के साथ दोनों के बीच का अंतर और भी बड़ा होता जाएगा। अगर उसी काबिलियत वाला कोई जीनियस हजारों साल तक गहरे पीले दायरे में रहे, तो वे यूनियन कल्टीवेटर बन सकते हैं, लेकिन दूसरी दुनियाओं में इसमें 10,000 साल से ज्यादा लग सकते हैं। भाई लैन, क्या हमें पता है कि हम भविष्य में कहाँ रहेंगे? डू जिंगयुआन ने पूछा। क्योंकि वे जुवानहुआंग संप्रदाय में नए हैं, इलाके से अनजान हैं और उनके पास रहने की जगह की कमी है। निश्चिंत रहें, हर किसी का अपना घर होगा। वहां पर वह 100 मंजिला इमारत देख रहे हो। भविष्य में वह तुम्हारी डॉर्मेट्री होगी। हर किसी के पास अपना अलग कमरा होगा, लगभग 100 स्क्वायर मीटर का। लैन चेंगशुआ ने सामने एक ऊंची इमारत की ओर इशारा किया, जो मजबूत कंक्रीट से बनी थी और उस पर अनगिनत प्रोहिबिशन एरे खुदे हुए थे, जिनमें अनगिनत रूल्स बने हुए थे। इससे पूरी बिल्डिंग बहुत मजबूत हो गई। वॉर्ड रिफाइनिंग के कल्टीवेटर का पूरी ताकत से किया गया हमला भी इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेशक, इस तरह की मजबूती का कारण कोई मटेरियल नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिल्डिंग पर 7th ऑर्डर डायमंड टेलिस्मेंट खुदा हुआ है, जिससे पूरी बिल्डिंग चट्टान की तरह मजबूत है। इस पर कितना भी जोर लगाया जाए, यह आसानी से रुक जाएगा और सुरक्षित रहेगा। अगर यह इतना मजबूत न होता, तो अंदर रहने वाले किसी कल्टीवेटर की कोई भी छोटी सी हरकत पूरी बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे मामलों में इसे लगातार रीबिल्डिंग की जरूरत पड़ सकती है। क्या हम सच में एक बिल्डिंग के अंदर रहते हैं? ये देखकर डू जिंगयुआन और अन्य लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। शुरू में उन्होंने सोचा था कि उनका एक अलग आंगन होगा, लेकिन अचानक उन्हें एक स्टील के पिंजरे में रहना पड़ा। ऐसे रहने के माहौल की बहुत कमी है। तुम क्या सोच रहे हो? अभी तो तुम सिर्फ बाहरी शिष्य हो, तुम्हारे पास आंगन में रहने की कोई योग्यता नहीं है। आपके रहने के लिए एक स्टैंडर्ड घर होना काफी अच्छा माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस समय प्रोफाउंड येलो रेल में प्रॉपर्टी की कीमतें कितनी महंगी हैं?
खासकर जुबान हुआन कॉन्टिनेंट में हर घर की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर मैं गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर भी होता तो भी मुझे डर है कि मेरी 1000 साल की जमा की हुई दौलत इसे खरीदने के लिए काफी नहीं होगी। इसके अलावा प्रोफाउंड येलो रेल में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। क्वालिफिकेशन के बिना आप पैसे की परवाह किए बिना गहरे पीले क्षेत्र में रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते। लैन चेंग शुआ ने गुस्से में कहा, इन छोटे बच्चों को यह नहीं पता कि गहरे पीले क्षेत्र में घर असल में कितने महंगे हैं। कीमतें हर साल बदलती रहती हैं और हर साल बढ़ती जाती हैं। ये भी जरूरी है क्योंकि इंसानों की आबादी बढ़ने की दर बहुत तेज है और हर साल बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। हर कोई गहरे पीले क्षेत्र या जुबान हुआंग महाद्वीप में रहना चाहता है। इसकी वजह से पूरे प्रोफाउंड येलो रेल में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं और डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर भी घर खरीदने में असमर्थ हैं। इसी वजह से ऊंची इमारतें बनने लगी। आखिर आम किसान अपना आंगन या विला तो नहीं खरीद सकते, लेकिन वे काफी कम कीमत पर एक स्टैंडर्ड 3 बेडरूम वाला घर जरूर खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऊंची इमारतों के बनने से जमीन और आबादी के बीच का झगड़ा काफी कम हो गया है। अगर हर किसी के पास अपना विला या आंगन हो तो पूरी प्रोफाउंड येलो रेल जमीन को बांटना भी शायद काफी न हो। इस प्रकार समय के साथ ऊंची इमारतें प्रोफाउंड येलो रेल के साधकों की पसंद बन गई हैं। आखिरकार अगर 10 एकड़ जमीन के प्लॉट को विला में बदल दिया जाए तो उसमें कुछ ही लोग रह सकते हैं। हालांकि अगर इसे 100 या सैकड़ों मंजिला ऊंची इमारत में बदल दिया जाए तो इसमें हजारों या लाखों लोग रह सकते हैं। कोई कह सकता है कि इंसानों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ रही है। ये समय का डेवलपमेंट और ट्रेंड है, इसे टाला नहीं जा सकता। बेशक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर का होने के बावजूद हर कमरा स्पिरिट गैदरिंग एरे से लेस है। बहुत ज्यादा अमरची इकट्ठा कर सकते हैं। हर घर में मौजूद अमरची आपकी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। साथ ही हर घर में एक अलग प्रोहिबिशन एरे लगा है। अगर आप दरवाजा बंद कर देंगे तो वॉइड रिफाइनिंग का कल्टीवेटर भी अंदर हमला नहीं कर पाएगा। तो डॉर्मेट्री के अंदर रहने से बहुत सुरक्षा मिलती है। जुबान हुआंग संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के तौर पर आपको इन डॉर्मेट्री में मुफ्त में रहने का अधिकार है। अगर ये बाहर से आए किसान होते तो कोई भी पैसा उन्हें यहाँ रहने का हक नहीं दिला सकता था। लैन चेंग शुआ ने सख्ती से कहा। उन्हें लगा कि नए शामिल हुए शिष्यों का ये ग्रुप बहुत छोटा है और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि गहरे पीले दायरे में रहने का खर्च असल में कितना महंगा है। जुबान हुआंग महाद्वीप की सोने की कीमत वाली जमीन पर घर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि किराए पर लेने के लिए भी हर महीने बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने होंगे। यहाँ मुफ्त में रह पाना पहले से ही जुबान हुआंग संप्रदाय का फायदा है। अगर यह रेजिडेंसी राइट बेचा जा सके तो स्पिरिट स्टोन्स में इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। हाँ भाई लैन, ये बातें सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें लगा कि डॉर्मेट्री का माहौल काफी अच्छा है। आखिरकार उनके लिए 100 वर्ग मीटर का घर काफी अच्छा था। यह उनके रोजाना के जीवन और खेती की जरूरतों के लिए पूरी तरह से काफी है। जब तक घर में प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा काफी है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। भाई लैन, अगर ऐसा है तो हम खाना कहाँ खाएंगे, या हमें खुद ही खाना बनाना होगा? डू जिंगयुआन ने पूछा। हालांकि कल्टीवेटर फास्टिंग पिल्स ले सकते हैं। समस्या यह है कि फास्टिंग पिल्स ज्यादा से ज्यादा रोजाना की खाने की जरूरतें पूरी कर सकती हैं, लेकिन किसी किसान की खेती को शायद ही कोई फायदा पहुंचा सकती है। फिर भी किसानों के लिए अपनी खेती को बढ़ाने के लिए खाना एक जरूरी मौका है। अगर कोई ज्यादा मात्रा में स्पिरिट राइस और स्पिरिट मीट खाता है तो खेती के फायदे गोलियां लेने के बराबर होते हैं। हाँ, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? जुबान हुआंग संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के रूप में आप 20 साल तक आजादी से पढ़ाई कर सकते हैं। इन 20 सालों में आपके कपड़े, खाना, घर और ट्रांसपोर्टेशन सब फ्री हैं। इस शहर में एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है। शहर में रहने वाला कोई भी किसान खाने के लिए डाइनिंग हॉल में आ सकता है। लैन चेंग शुआ ने शहर के बीच की ओर इशारा किया, जो एक बहुत बड़ी गुंबद जैसी छत वाली सफेद इमारत की ओर इशारा कर रहा था, जो शहर का डाइनिंग हॉल है जहां सभी बाहरी शिष्य खाना खाने जाते थे। यह एक ऐसी जगह है जहां जुबान हुआंग संप्रदाय का हर अनुयायी अक्सर आता है और यह जगह हलचल से भरी रहती है। सैक डाइनिंग हॉल। सब लोग सफेद बिल्डिंग को देख रहे थे। हर कोई बहुत उत्सुक था। जुबान हुआंग संप्रदाय के कई अनुयायी ग्रुप में वहां जा रहे थे। ये बहुत ज्यादा जिंदादिल लग रहा था।
सिर्फ इसलिए कि यह एक फ्री कैफेटेरिया है, यह मत मानिए कि अंदर का खाना खराब है। असल में कैफेटेरिया में खाने की ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बाहर से नहीं खरीदा जा सकता, जैसे अलग अलग तरह के हाई ग्रेड स्पिरिट राइस और जंगली जानवरों का मांस वगैरह। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इन चीजों को 5 तत्वों के अमर बर्तन में पकाया गया है। यह न सिर्फ खाने को गंदगी से साफ करता है, बल्कि उसके स्पिरिचुअल गुणों को भी बढ़ाता है, उसे 5 तत्वों के एसेंस से भर देता है और उन्हें 5 तत्वों वाले स्पिरिचुअल फूड में बदल देता है। लंबे समय तक इन 5 तत्वों वाले आध्यात्मिक भोजन का सेवन करने से न केवल व्यक्तिगत साधना में बहुत तेजी आती है, बल्कि यह अस्थि मज्जा और नसों को भी साफ करता है, शरीर को मजबूत बनाता है और आध्यात्मिक मूल योग्यता को बढ़ाता है। जुवानहुआंग संप्रदाय के ग्रेजुएट भी इस डाइनिंग हॉल के लिए तरसते हैं। बाहर अनगिनत साधक डाइनिंग हॉल से 5 तत्वों का आध्यात्मिक भोजन पाना चाहते हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों के अलावा बाहरी लोगों के पास ये कीमती खाना पाने का बहुत कम मौका है। लैन चेंग शुआन थोड़ा मुस्कुराई। असल में ये डाइनिंग हॉल उन फायदों में से एक है जो जुवानहुआंग संप्रदाय अपने बाहरी शिष्यों को देता है। ये मुफ्त खाना बहुत कीमती है, 5 तत्वों के अमर बर्तन से पकाया गया, जिससे खाने के आध्यात्मिक गुण सबसे ज्यादा हो जाते हैं। इससे बनने वाले खाने में न सिर्फ बहुत ज्यादा ताकत होती है, बल्कि यह बहुत स्वादिष्ट भी होता है। इसकी तुलना दुनिया के ग्रैंड मास्टर लेवल के शेफ के बनाए खाने से की जा सकती है। इसलिए जुवानहुआंग संप्रदाय के कई अनुयायी हॉल में भोजन करने की इच्छा रखते हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग भी डाइनिंग हॉल में दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि डाइनिंग हॉल में खाने पीने की चीजें कितनी पसंद की जाती हैं। 5 तत्वों का अमर उपकरण अमर बर्तन नहीं, एक अमर कलाकृति जिसका इस्तेमाल जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों के लिए खाना बनाने में किया जाता था, इतनी फिजूल खर्ची। ये सुनकर डू शिंगयुआन और बाकी लोग हैरान रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वे निश्चित रूप से समझ गए थे कि अमर कलाकृतियां कितनी कीमती हैं। क्लाउड चेजिंग दायरे में भी अमर कलाकृतियां दुर्लभ खजाने हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 या 3 ही हैं। आमतौर पर वे किसी ताकत का खजाना बन जाते हैं, जिन्हें सिर्फ जिंदगी और मौत के समय ही निकाला जाता है। फिर भी जुवानहुआंग संप्रदाय अपने शिष्यों के लिए खाना पकाने के लिए ऐसी अमर कलाकृति का इस्तेमाल करता है। क्लाउड चेजिंग रियल्म के हाई रैंकिंग ह्यूमन क्लैन कल्टीवेटर्स इसे जरूर पूरी तरह से बेकार समझेंगे। इतने कीमती अमर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल ऐसे आम कामों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, हालांकि अमर कलाकृतियां कीमती हैं, यह उनके उपयोग पर निर्भर करता है। इस अमर डिवाइस 5 एलिमेंट्स अमर पॉट का मुख्य मकसद अलग अलग तरह की स्पिरिट फूड पकाना है। अभी हमारे जुवानहुआंग सेक्ट में हम इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जब से हमने 5 एलिमेंट्स इमोर्टल पॉट हासिल किया है, हमारा पूरा जुवानहुआंग सेक्ट कई गुना ज्यादा आराम महसूस कर रहा है। पहले हमें बहुत सारे शेफ की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इस एक इमोर्टल डिवाइस की वजह से बहुत मेहनत बच गई है। इमोर्टल डिवाइस यानी 5 एलिमेंट्स इमोर्टल पॉट की शक्ति ही अनगिनत जुवानहुआंग सेक्ट के शिष्यों की रोजाना की खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। लैन चेंग शुआ ने गहरी भावना के साथ कहा, खाना पकाने के लिए अमर कलाकृति का उपयोग करना कितना असाधारण था। अगर यह किसी और 1000 दुनिया में होता तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन क्योंकि सेक्ट के मास्टर के पास बहुत सारे इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वे अब उतने कीमती नहीं थे। जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों को खाना पकाने में मदद करने के लिए यह अमर डिवाइस 5 तत्वों का अमर बर्तन निकाला। इस तरह ये सचमुच जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों के लिए बहुत फायदेमंद था। आखिरकार इन 5 तत्वों वाले आध्यात्मिक भोजन को दिन रात खाने से जुवानहुआंग संप्रदाय के कई शिष्यों को अपनी साधना में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही वे मैरो क्लीनिंग वेन कटिंग से भी गुजरेंगे, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। यही कारण है कि जुवानहुआंग संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। जब तक वे जिंदा रहेंगे, उनका भविष्य पक्का अनलिमिटेड है। कम से कम रिफाइनिंग वॉइड तक तो पहुंच ही जाएंगे, भले ही यूनियन कल्टीवेटर न बन पाए। बेशक अमर डिवाइस यानी 5 एलिमेंट्स अमर पॉट के आने से पिछले 5000 सालों में जुवानहुआंग संप्रदाय ने अनगिनत जीनियस साधक पैदा किए हैं, जिससे जुवानहुआंग संप्रदाय लगातार मजबूत होता गया है। सच में जुवानहुआंग संप्रदाय के योग्य डू शिंगयुआन और दूसरे लोग अंदर तक हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वे बस इतना ही कह पाए कि जुवानहुआंग संप्रदाय सच में अमीर और बहुत मजबूत था,
इतना कि कम लेवल के साधकों की ट्रेनिंग में मदद के लिए अमर कलाकृतियां भी लाई जा सकती थी। दुनिया में और कौन सा सांसारिक संप्रदाय ऐसा ट्रीटमेंट दे सकता है। जुआनहुआंग संप्रदाय के शिष्य बनने में उनकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। असल में ये सिर्फ कैफेटेरिया में मिलने वाला स्पिरिट फूड नहीं है। यहाँ तक कि जिन गोलियों की आपको रोज जरूरत होती है उन्हें भी असल में अमर डिवाइस सन मून यिन यांग डिंग से रिफाइन किया जाता है। लैन चेंगशुआ ने एक हैरान करने वाली बात बताई। इमोर्टल डिवाइस सन मून यिन यांग डिंग, क्या यह इमोर्टल डिवाइस अपने आप पिल्स को रिफाइन कर सकता है? भीड़ ने लैन चेंगशुआन को उत्सुकता से देखा। उन्होंने कभी किसी जादुई खजाने के बारे में नहीं सुना था जो अपने आप पिल्स को रिफाइन कर सकता हो। हालांकि उन्होंने पहले पिल कॉल्ड्रॉन देखे थे, लेकिन उन पिल कॉल्ड्रॉन को चलाने के लिए अभी भी एक पिल मास्टर की जरूरत थी। उन्होंने कभी किसी ऐसे खजाने के बारे में नहीं सुना था जो अपने आप पिल्स को रिफाइन कर सके। अगर खजाने अपने आप पिल्स को बेहतर बना सकते तो पिल मास्टर्स की क्या जरूरत होती? बेशक, क्या आपको लगा कि यह कोई आम जादुई खजाना है? यह एक अमर डिवाइस है, एक खजाना जो कई जादुई खजानों से भी बढ़कर है, और जाहिर है कि इसमें जबरदस्त काबिलियत है। खासकर सन मून यिन यांग डिंग, ये पक्का नहीं है कि यह कितने सालों से है। इस अमर डिवाइस की आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने अनगिनत पिल्स को इतना बेहतर बनाया है कि यह पहले से ही एक ट्रू अमर लेवल पिल मास्टर है। तो इस इमोर्टल डिवाइस के लिए 8 स्टेज से नीचे की पिल्स को रिफाइन करना बहुत आसान है। हमें बस प्रोसेस्ड स्पिरिचुअल मेडिसिन मटेरियल को इमोर्टल डिवाइस के अंदर डालना है और यह अपने आप अलग अलग पिल्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेगा। यही कारण है कि हमारे जुआनहुआंग संप्रदाय में गोलियां इतनी सस्ती हैं। ये सब इस अमर डिवाइस सन मून यिन यांग डिंग की वजह से है, जिसने गोलियों की कीमत काफी कम कर दी है। लैन चेंगक्सुआ ने समझाया। आखिरकार यह अमर डिवाइस पूरे जुआनहुआंग संप्रदाय में मशहूर था, जिसे हर कोई जानता था। कई अल्केमिस्ट तो इसे अपना पूर्वज भी मानते थे और अलग अलग अल्केमिक ज्ञान पर लगातार आर्टिफैक्ट स्पिरिट से सलाह लेते रहते थे। हालांकि हर पिल मास्टर इससे सलाह लेने के लिए योग्य नहीं था। नहीं, अगर यह इमोर्टल डिवाइस सच में इतना कमाल का है तो क्या अब भी दूसरे अल्केमिस्ट की कोई जरूरत है? कोई तो हैरान रह गया। वह खुद एक बहुत टैलेंटेड अल्केमिस्ट था और अचानक उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई, ये सोचकर कि जल्द ही उसकी जगह कोई और ले लेगा। और हैरानी की बात है कि कोई इमोर्टल डिवाइस ले लेगा। आखिरकार पिल्स को रिफाइन करने की स्पीड न सिर्फ तेज थी, बल्कि क्वालिटी भी अच्छी थी और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी। आम अल्केमिस्ट की तुलना एक अमर डिवाइस से कैसे की जा सकती है? अकेले इस अमर डिवाइस का काम का बोझ कई अल्केमिस्ट को टक्कर देने के लिए काफी था। अगर ऐसे और इमोर्टल डिवाइस आ गए तो दुनिया के आधे अल्केमिस्ट बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथी अल्केमिस्ट उसे नहीं बल्कि जादुई खजाने हरा देंगे। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जुआनहुआंग सेक्ट में ऊपर से नीचे तक हमारे पास सिर्फ एक ही है। भले ही सन मून यिन यांग डिंग रोजाना पिल्स को रिफाइन करता रहे, फिर भी यह जुआनहुआंग सेक्ट के शिष्यों की जरूरतों को मुश्किल से ही पूरा करता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि गहरे पीले दायरे के अलावा 108,000 दुनियाएं हैं जिनमें अनगिनत आबादी है, जिसे कोई एक अमर डिवाइस पूरा नहीं कर सकता। इसलिए कई साधकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी भी अल्केमिस्ट की जरूरत है। अल्केमिस्ट का प्रोफेशन खत्म नहीं होने वाला है। लैन चेंगशुआ ने हाथ हिलाया, ये सोचकर कि यह नौजवान बहुत ज्यादा परेशान है। अगर अल्केमिस्ट को इतनी आसानी से बदला जा सकता तो ये प्रोफेशन इतने लंबे समय तक नहीं चलता। हालांकि अगर ऐसे और इमोर्टल डिवाइस सामने आए तो नतीजा कहना मुश्किल होगा। हाई लेवल पिल मास्टर्स को जरूर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लो लेवल पिल मास्टर्स को ज्यादा उम्मीद नहीं होगी। उसके बाद लैन चेंगशुआन सभी को आउटर सेक्ट के शिष्यों के शहर में घुमाने ले गई और उन्हें शहर की अलग अलग शानदार चीजें दिखाईं। जुआनहुआंग संप्रदाय के बारे में कई गुप्त कहानियां भी सुनी। इससे डू शिंगयुआन और दूसरों की आंखें खुल गईं। आखिरकार ये सभी जुआनहुआंग संप्रदाय के बारे में टॉप सीक्रेट जानकारी थी जो बाहरी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। जुआनहुआंग संप्रदाय के शिष्य बनकर ही कोई इन रहस्यों को जान सकता था। जुआनहुआंग सेक्ट के शिष्य बनने और खास ग्रुप में शामिल होने का असली एहसास हुआ। टोंगटियन को देखने के लिए पास जा सकते हैं? किसी ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार वह दिव्य वृक्ष टोंगटियन के बारे में बहुत उत्सुक था। कहा जाता है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा एक वृक्ष था और कोई इसकी शक्ति की सीमा का अंदाजा नहीं लगा सकता था। सपने देखना बंद करो, ये नामुमकिन है। दिव्य वृक्ष टोंगटियन के पास का इलाका जुआनहुआंग संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र है।
जुवानहुआंग संप्रदाय का शिष्य रहा हूं कि मेरे पास उनके करीब पहुंचने की भी योग्यता नहीं है। तुम जैसे साधकों के लिए जो अभी अभी जुवानहुआंग संप्रदाय में शामिल हुए हैं, तुम्हारे पास योग्यता कैसे हो सकती है? अभी के लिए आप केवल दूर से ही देख सकते हैं। ये सुनकर लैन चेंगशुआ ने चिढ़कर कहा, लेकिन वह नए शामिल हुए शिष्यों के विचारों को भी समझता था। जब वह पहली बार जुवानहुआंग संप्रदाय में शामिल हुआ, तो वह भी दिव्य वृक्ष टोंगटियन के पास जाकर इस शानदार वृक्ष को देखना चाहता था। दुर्भाग्य से इतने लंबे समय के बाद भी उन्हें कोई मौका नहीं मिला। समय के साथ ऐसे विचार पूरी तरह खत्म हो गए। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? डू जिंग्युआन और दूसरों ने उत्सुकता से पूछा। एक तरीका है, यानी एक बार जब आप महायान साधक बन जाते हैं और फिर कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स एक्सचेंज करते हैं, तो आप दिव्य वृक्ष टोंगटियन तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले कोई गलतफहमी न पालें, लैन चेंगक्सुआ ने बेबसी से कहा। उन्होंने पहले भी ऐसी ही जानकारी के बारे में पूछताछ की थी। दुर्भाग्य से दिव्य वृक्ष टोंगटियन तक सही मायने में पहुंचने के लिए कम से कम एक महायान साधक होना चाहिए। ये तो छोड़ ही दीजिए कि क्या वह भविष्य में महास्टेज लूज इमोर्टल बन पाएगा। अगर वह सच में बन भी गया, तो कौन जाने इसमें कितने साल लगेंगे। इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी वह उम्मीद कर सके। ऐसा लगता है कि दो साधक दिव्य वृक्ष टोंगटियन की ओर उड़ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे महायान साधक हों? अचानक डू शिंग्युआ ने दो लोगों को दिव्य वृक्ष की ओर उड़ते देखा और तुरंत उत्सुकता से पूछा। क्या? लैन चेंगशुआ ने पलटकर देखा तो दूर से दो आकृतियां रोशनी में बदलती हुई अविश्वसनीय गति से दिव्य वृक्ष टोंगटियन की ओर उड़ती हुई दिखाई दी। हाँ, ये सही है, वे वाकई महायान एल्डर हैं। रोन पीक का पीक मास्टर दाओइस्ट हुए हो सकता है। कुरोन पीक के डिप्टी पीक मास्टर झाओ हुआझेन भी। लैन चेंगशुआन की आंखें चमक उठी। दोनों के छोड़े हुए ऑरा से वह तुरंत उनकी पहचान जान गया। लेकिन वह भी बहुत हैरान था, वे दोनों अचानक दिव्य वृक्ष टोंगटियन की ओर क्यों जा रहे थे? क्या कुछ हुआ होगा? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन कुछ सोचने के बाद वह मुस्कुराया। जब सेक्ट का मास्टर यहाँ है, तो जुवानहुआंग सेक्ट को कुछ कैसे हो सकता है? वह बस बेवजह चिंता कर रहा था। ये सोचकर उसने हाथ हिलाया और डू जिंग्युआन और दूसरों को उनके अपने हॉस्टल में ले गया। इससे फ्रेशर्स को गाइड करने का उनका काम भी पूरा हो गया। ... इस समय दाओइस्ट हुए और झाओ हुआझेन जियानमू की ओर उड़ रहे थे। दोनों ही उत्साह दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये जानना जरूरी है कि वे बहुत पहले ही महायान दायरे में पहुंच चुके थे, यहाँ तक कि वे 9 क्लेश महायान की स्टेज तक भी पहुंच गए थे। आमतौर पर उन्हें बिना किसी भाव के रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वे अपने चेहरे की खुशी नहीं छिपा सके। इतना समय बिताने के बाद आखिरकार मैंने जियानमू के जरिए अमर दुनिया में जाने के लिए काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं, दाओइस्ट हुए ने उत्साहित होकर कहा। जियानमू के जरिए अमर दुनिया में जाने की खबर सुनी थी। वह इस चढ़ाई की तैयारी कर रहा था और काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर रहा था। जियानमू की पावर का इस्तेमाल करके इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगलिंग में मदद कर सकता था। अमर दुनिया में जाना नश्वर दुनिया में अनगिनत साधकों का सपना है। अब वे असल में बिना किसी परेशानी के अमर दुनिया में स्मगल कर सकते हैं। अगर दूसरे किसानों को इसके बारे में पता चलता तो वे खून थूकने की हद तक जलते। मास्टर, क्या अब अमर दुनिया में जाना थोड़ा लापरवाही नहीं है? अमर दुनिया नश्वर दुनिया से बेजोड़ है। सेक्ट के मास्टर ने जो कहा उसके अनुसार अमर दुनिया शक्तिशाली प्राणियों से भरी है और अमर लोग बारिश जितने अनगिनत हैं। हमारी साधना के लेवल के अनुसार हम वहाँ मामूली होंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें आम इंसान ही माना जाएगा। अगर हम सच में अमर दुनिया में पहुंच जाते हैं तो हम शायद उतने सुरक्षित नहीं होंगे जितने गहरे पीले दायरे में हैं। झाओ हुआझेन ने गहरी आवाज में कहा। उसे लगा कि अब अमर दुनिया में जाना बहुत जल्दबाजी होगी। आखिरकार अमर दुनिया नश्वर दुनिया से अनगिनत गुना ज्यादा खतरनाक है और हर जगह दुश्मन है जो उन्हें खत्म कर सकते हैं। अगर हो सके तो वह महायान के 9 क्लेशों तक साधना करना पसंद करेंगे और फिर ऊपर उठने के लिए क्लेशों से गुजरेंगे। ये खतरनाक नहीं है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। असल में संप्रदाय के गुरु ने पहले ही हमारे लिए अमर दुनिया में जाने का रास्ता बना दिया है। सेक्ट का मास्टर असल में पहले ही इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगलिंग कर चुका है और उसका कल्टीवेशन लेवल इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए वह अमर दुनिया से इतने सारे कीमती पौधे और अमर अमृत पा सकता है। कहा जाता है कि सेक्ट का मास्टर इमोर्टल वर्ल्ड में एक इमोर्टल शहर को कंट्रोल करता है जिसका नाम फैंगटोन सिटी है
और वह सच में बहुत ताकतवर और असरदार है। फैंटोम शहर जाने के लिए अमर दुनिया में तस्करी कर रहे हैं। सैक्ट के मास्टर की देखभाल से हमें निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम सच में क्लेश के बाद स्वर्गारोहण से गुजरते हैं तो हम जरूर स्वर्गारोहण प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लेंगे। उस समय हम आरोही लाखों सालों तक स्वर्ग के दरबार में सेवा करने के लिए मजबूर होंगे। मैं निश्चित रूप से अमर लोक स्वर्गीय न्यायालय की सेवा बेकार में नहीं करना चाहता। एक छोटी सी गलती युद्ध के मैदान में मौत का कारण बन सकती है। दाऊवादी वुवे ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने इस मामले के फायदे और नुकसान अनगिनत बार सोचे थे और सभी नतीजों पर विचार किया था। बेशक अमर दुनिया में सीधे स्मगलिंग करना सबसे ज्यादा सस्ता था। अगर और देर हुई तो उन्हें अमर दुनिया में जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उस समय तक अगर आप पछताना भी चाहें तो बहुत देर हो चुकी होगी। सच में ऐसा ही है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु के दाऊ साथी भी दुख झेलने के लिए अमर दुनिया में स्मगलिंग करके आए थे और सच्चे अमर बन गए थे। फिर वे गहरे पीले क्षेत्र में लौट आए, लेकिन कोई नहीं जानता कि मास्टर और उनके दाऊ साथी गहरे पीले दायरे में क्यों रहे और अमर दुनिया में क्यों नहीं गए। झाओ हुआइझेन इस बात से काफी हैरान था। अगर वह होता तो शायद वह गहरे पीले रंग के दायरे में वापस नहीं लौटता। क्या ये साफ नहीं है? यह जरूर खेती के लिए है। कहा जाता है कि मॉर्टल वर्ल्ड के कानून कमजोर हैं, इसलिए इमॉर्टल्स के लिए कानूनों को समझना थोड़ा आसान है। गुरु गहरे पीले क्षेत्र में इसलिए रहते हैं ताकि उन्हें कानूनों की समझ हो सके। अमर लोक में जाने के बाद साधना को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका अलग अलग नियमों को समझना है। अगर कानूनों को समझने में सुधार नहीं हुआ तो कितनी भी गोलियां काम की नहीं होंगी। दाऊवादी वुवे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर ऐसा है तो क्या हमारे लिए गहरे पीले दायरे में रहना बेहतर नहीं होगा? झाओ हुआइझेन ने गहरी आवाज में कहा। उन्हें लगा कि मॉर्टल वर्ल्ड में रहना, धीरे धीरे साधना करना और फिर अपनी साधना को बढ़ाना पूरी तरह से संभव है। नहीं नहीं नहीं, यह ऐसे काम नहीं करता। हालांकि मॉर्टल वर्ल्ड वाकई बुरा नहीं है, फिर भी रिसोर्स बहुत कम है। अगर हम अपनी साधना को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अमर दुनिया में जाना होगा। यह मत देखो कि मास्टर के पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, लेकिन वे सभी उसके दाऊ साथियों में बांटे गए हैं, हमें नहीं। अगर हम खेती के रिसोर्स पाना चाहते हैं तो हम सिर्फ अमर दुनिया में जा सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। दाऊवादी वुवे ने बेबसी से कहा। सच कहूं तो असल में उनके मन में इस बारे में कोई सवाल नहीं था। आखिरकार वह और मास्टर रिश्तेदार नहीं है और न ही दाऊ साथी है, इसलिए जाहिर है मास्टर उसे सब कुछ नहीं देंगे। उसकी चमड़ी इतनी मोटी नहीं थी। जुआनहुआन सेक्ट के पास रिसोर्स होना पहले से ही काफी अच्छा है। अगर गुरु न होते तो उन्हें महायान साधक बनने का मौका नहीं मिलता। ऊपर उठने की तो बात ही छोड़ दें। हो सकता है कि जब वह सिर्फ नेसेंट सोल रेल में था तब उसकी मौत हो चुकी हो। जुआनहुआन ताओइस्ट के लिए बिना किसी शिकायत के हमेशा शुक्रगुजारी थी, लेकिन फिर भी उसे अभी भी खेती करने और अपनी खेती को बढ़ाने की जरूरत थी। इसलिए इस पर सोचने के बाद सिर्फ अमर दुनिया में जाने से ही ज्यादा खेती के संसाधन मिलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम अमर दुनिया में स्मगलिंग नहीं करते हैं तो हम सिर्फ मुश्किलों से ही ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट के कंट्रोल में आ सकते हैं। यह ऐसी चीज है जो वह बिल्कुल नहीं चाहता। मास्टर सही कह रहे हैं। झाओ हुआइझेन ने सिर हिलाया। उसने भी यह बात मानी। ठीक इसी वजह से उसने इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगलिंग करने के मौके के बदले में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च किए, और हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। अगर हम इमोर्टल वर्ल्ड में काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर लेते हैं तो भी हमारे पास प्रोफाउंड येलो रेल में लौटने का मौका है। यह एक तरफा यात्रा नहीं है। दाऊवादी वुवे थोड़ा मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं कि क्योंकि मास्टर के पास दोनों लोगों के बीच ट्रैवल करने की काबिलियत है, इसलिए वे इतना कमाल का काम कर पाते हैं, जैसे कि वे इमोर्टल वर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड में आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। बात करते करते दोनों पहले ही दिव्य वृक्ष जियान्मू के पास पहुंच चुके थे। बूम टिल्ड। अचानक दिव्य वृक्ष जियान्मू ने दोनों की आभा को महसूस किया और एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत उन्हें घेर लिया। जियान्मू के शरीर में घुस गए हों एक बड़े खाली रास्ते में। समय का पता नहीं, ऐसा लगा जैसे दोनों किसी अदृश्य शक्ति से लिपटे हुए हैं और फिर तेजी से उड़ गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने तुरंत खुद को हैरानी की बात है कि अमर दुनिया में पाया। फैंटोम शहर के पास एक जंगल में था। नहीं, हम ऐसे ही अमर दुनिया में चले गए। असल में यह इतना आसान था।
क्या गुरु ने पहले भी दो लोगों के बीच आने जाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था? दाऊवादी विवेक पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी जो सीन देखा था वह सच में अविश्वसनीय था। आखिरकार अनगिनत मॉर्टल कल्टीवेटर्स के लिए इममॉर्टल वर्ल्ड में जाना ही असल में आखिरी लक्ष्य है। लेकिन अब वह असल में दिव्य वृक्ष की शक्ति से आसानी से अमर दुनिया में पहुंच गया था। इससे इतनी मेहनत बच गई कि यह सोचा भी नहीं जा सकता था। अगर उसने खुद इसका अनुभव न किया होता तो ऐसी बेतुकी बात पर कौन विश्वास करता। लेकिन ये सच में उसके सामने हुआ। हाँ, ये सचमुच अमर दुनिया है। चारों ओर और आसपास के माहौल में अमरची का जमाव। आसमान में 9 सूरज भी हैं। एक ऐसी दुनिया जहां रात नहीं होती, यह अमर दुनिया है। झाओ हुआइझेन का दिल भी उत्साह से भर गया था। हालांकि उन्होंने गहरे पीले दायरे में रहते हुए अमर दुनिया के बारे में पहले ही जानकारी सीख ली थी, लेकिन असल में अमर दुनिया में पहुंचने से उन्हें बहुत ज्यादा उत्साह महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे साधना के आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हों। जिस जगह पर पहुंचने का सपना अनगिनत नश्वर साधक देखते हैं, वे असल में यहाँ ऐसे ही पहुंच गए थे। ये सच में अविश्वसनीय था। वैसे क्या ड्रीम रेल्म का इस्तेमाल अमर दुनिया में किया जा सकता है? दाऊवादी विवेक को अचानक ये ख्याल आया। आखिरकार मॉर्टल वर्ल्ड में वह ड्रीम रेल्म इस्तेमाल करने का आदी हो गया था। ड्रीम रेल्म बहुत आसान था। अगर वह ड्रीम रेल्म के बिना होता तो उसे लगता कि वह खुद को मैनेज करने की सारी काबिलियत खो देगा। ज्यादातर फंक्शन पहले से ही बेकार हैं। केवल एक फंक्शन उपलब्ध है जो चेक ग्रुप है। इसका मतलब है कि हम केवल ड्रीम रेल्म के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। असल में ड्रीम रेल्म में लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ और चीजों को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा हूँ। झाओ हुआइझेन ने ध्यान से स्टडी की और पाया कि ड्रीम रेल्म सच में अभी भी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी ज्यादातर एबिलिटी सील कर दी गई थी। सिर्फ मैसेजिंग फंक्शन बचा था। हालांकि ये तो होना ही था। आखिरकार अमर दुनिया में इतने सारे शक्तिशाली प्राणियों के होते हुए झोल सुई ड्रीम सोलगू को ड्रीम रियल्म को आजादी से बनाने की इजाजत नहीं दे सकता था। अगर इसका पता चल गया तो ड्रीम सोलगू के होने का पता चल सकता है। गू की क्षमताएं बहुत सीमित हो जाएंगी, जबकि मॉर्टल वर्ल्ड में उनका इस्तेमाल बिना रोक टोक के किया जा सकता था। फिर भी सिंपल टेक्स्ट ट्रांसमिशन फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी तरह से पर्याप्त है। जब तक हम मैसेज भेज सकते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, चाहे हम अमर दुनिया में कहीं भी हों। ऐसा कहा जाता है कि अमर दुनिया नश्वर दुनिया से बहुत बड़ी है। अगर हम मैसेज नहीं भेज सकते तो अलग होना खो जाने जैसा होगा। दाऊवादी विवेक ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि यह तो स्वाभाविक ही है। आखिरकार ड्रीम रेल्म असल में एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट है और मॉर्टल वर्ल्ड को कवर करना पहले से ही काफी शानदार है। पूरी अमर दुनिया को कवर करना नामुमकिन है। आर्टिफैक्ट नहीं कहा जा सकता। वास्तव में झाओ हुआइझेन ने सिर हिलाया। उसे लगा कि ड्रीम रियल्म की काबिलियत सच में बहुत जरूरी थी। उन्होंने अमर दुनिया में उनकी बहुत मदद की। ड्रीम रेल्म की शक्ति के बिना यह एक महान सहायक को खोने जैसा होगा। वैसे बुक रेल्म के बारे में क्या उसे एक्सेस किया जा सकता है? दाऊवादी विवेक ने पूछना जारी रखा। बुक रेल्म तक अभी भी पहुंचा जा सकता है, भले ही हम अमर दुनिया में चले जाएं। और हम अमर आर्ट्स टेल को भी देख सकते हैं। झाओ हुआइझेन ने गंभीरता से कहा। ये बहुत अच्छा है। ये सुनकर दाऊवादी विवेक बहुत खुश हुआ। वह जानते थे कि अमर आर्ट्स टेल की विरासत कितनी महत्वपूर्ण थी। अमर कला स्तंभ के बिना वे अमर कलाओं को नहीं देख पाएंगे और उनकी साधना आगे नहीं बढ़ पाएगी। अमर दुनिया में अमर कला पाने के लिए खुद को नीचा दिखाना और अमर दुनिया की शक्तियों की सेवा करना जरूरी है। शायद कभी न खत्म होने वाली बेइज्जती सहना पड़ रहा है, फिर भी अमर कला पाना संभव नहीं हो सकता। जुवानहुआन सेट के उलट, जहां जब तक कोई काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा लेता है तब तक वह इमोर्टल आर्ट्स टेल देख सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि बुक रेल्म के होने से उन्हें झुकना और चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी, जिससे वे खुद को इमोर्टल वर्ल्ड की ताकतों में शामिल होने के लिए मजबूर कर सकें। बुक रेल्म का होना ही उनका सबसे बड़ा भरोसा है। मास्टर, हम एक मकसद से अमर दुनिया में आए हैं। ये सेक्ट के मास्टर द्वारा दिए गए काम को पूरा करने के लिए है, ताकि अमर दुनिया में हमारे जुवानहुआन सेक्ट की शक्ति को स्थापित किया जा सके। जाहिर है, सेक्ट के मास्टर भी अमर दुनिया में नश्वर दुनिया की शान को फिर से बनाना चाहते हैं। जल्द या बाद में हमारा जुवानहुआन संप्रदाय पूरी अमर दुनिया में मशहूर हो जाएगा। झाओ हुआइझेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, जिससे उसकी बहुत ज्यादा इच्छा जाहिर हुई।
साफ है, इस बार इमोर्टल वर्ल्ड में चुपके से घुसने का उनका कारण झोंग सुई का दिया हुआ काम पूरा करना था, जो कि इमोर्टल वर्ल्ड में जुवानहुआंग सेक्ट की ताकत को स्थापित करना था। आखिरकार नश्वर दुनिया में जुवानहुआंग संप्रदाय का विकास बहुत आसानी से हुआ। जब तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा, वे आखिरकार पूरी मॉर्टल दुनिया को एक कर देंगे। इसके अलावा जुवानहुआंग संप्रदाय टैलेंट से भरा हुआ था, इसलिए इन पुराने मास्टर्स को मॉर्टल वर्ल्ड में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने के लिए उन्हें अमर दुनिया में जाना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि जुवानहुआंग संप्रदाय को आगे बढ़ने के लिए वे सिर्फ अमर दुनिया में अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे। वे अमर दुनिया में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे केवल अपना खुद का संप्रदाय बना सकते थे। क्या राजा और अमीर लोग एक ही सांचे से नहीं बने हैं? अमर दुनिया में कई पुरानी ताकतें भी कमजोरी से शुरू हुई, वे शुरू से ही मजबूत नहीं थी। उनका मानना था कि जुवानहुआंग संप्रदाय में ऐसी क्षमता थी, खासकर सेक्ट के मास्टर के नेतृत्व में, वे जल्द ही या बाद में अमर दुनिया में एक महत्वपूर्ण ताकत बन जाएंगे। इसलिए वे अमर दुनिया में एक आगे का बेस बनाना चाहते थे। अगर भविष्य में जुवानहुआंग संप्रदाय अमर दुनिया में विकसित हुआ, तो वे सबसे बड़े योगदानकर्ता होंगे। कई दिनों बाद झाओ हुआइझेन और दाओइस्ट वुवेई फैंगटोंग शहर पहुंचे और कुछ समय के लिए वहीं बस गए। आखिरकार जब वे इस बार ऊपर चढ़े तो बहुत सारे इमोर्टल क्रिस्टल और कुछ इमोर्टल एलिक्सिर लाए थे, इसलिए वे आसानी से उन्हें अमर पत्थरों से बदल सकते थे। ये बहुत लंबी जिंदगी के लिए काफी था। चाहे जो भी हो, वे बिना किसी तैयारी के अमर दुनिया में नहीं आए थे। इन कुछ दिनों में उन्होंने अमर दुनिया के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। ऐसा लगता है कि अमर दुनिया खतरनाक है। कहा जाता है कि 5000 साल पहले इस चूस्टेड कॉन्टिनेंट को डेमन रेस इमोर्टल्स ने मार डाला था। ऐसा लगता है कि कई शहर नष्ट हो गए और कई अमर लोग मारे गए। कई गोल्डन इमोर्टल्स लड़े और एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल भी दिखाई दिया। फेदर गेट और हेवनली साउंड सेक्ट जैसे सेक्ट्स को भारी नुकसान हुआ। अगर कोई रहस्यमय अमर प्राणी चुपके से कई बदले हुए राक्षसों को हल नहीं कर रहा होता, हो सकता है कि हताहतों की संख्या और भी ज्यादा हो। दाओवादी वुवे ने गहरी सांस ली। उन्होंने शुरू में सोचा था कि अमर दुनिया स्वर्ग जैसी होनी चाहिए। आखिरकार अमर लोगों को लंबी उम्र मिल गई है और उन्हें आम किसानों की तरह हर जगह लड़ना नहीं चाहिए। उन्हें शांति से साथ रहना चाहिए। किसने सोचा होगा कि अमर लोगों का संघर्ष कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा था। क्योंकि अमर लोगों की शक्ति बहुत डरावनी होती है, इसलिए इन लड़ाइयों के बाद फंसा कोई भी इंसान टूटकर मर जाएगा। अमर दुनिया अभी भी काफी खतरनाक है, खासकर इंसानों के लिए। हालांकि पिछले हमले के बाद इस समय चूस्टेड कॉन्टिनेंट में काफी शांति रही है। कोई बड़ी आपदा नहीं आई है। कुल मिलाकर हम काफी सुरक्षित हैं, झाओ हुआइझेन ने गंभीरता से कहा। उन्हें लगा कि हालांकि अमर दुनिया में कई मुसीबतें आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर वे खुशकिस्मत थे कि वे ह्यूमन कबीले के बड़े राज्यों के बॉर्डर वाले इलाकों में नहीं थे, बल्कि हॉटलैंड में थे। इसलिए उन्हें दूसरे कबीलों के अमर लोगों के हमलों का सामना बहुत कम करना पड़ता है। कुल मिलाकर ये जगह ध्यान से खेती करने के लिए बहुत सही है। आधी हकीकत, लेकिन ये फैंगटोंग शहर सच में सेक्ट मास्टर के कंट्रोल में लगता है। यहाँ बिकने वाली अमर शराब पूरी तरह सेक्ट मास्टर द्वारा बनाई जाती है। कोई हैरानी नहीं कि सेक्ट मास्टर हमेशा अमर दुनिया से अलग अलग रिसोर्स दे पाता है। सिर्फ इस अमर वाइन को बेचने से होने वाला मुनाफा सेक्ट मास्टर की साधना की जरूरतों को अनगिनत सालों तक पूरा करने के लिए काफी हो सकता है। दाओवादी वुवे ने फैंगटोंग शहर की खासियत पर ध्यान दिया। साफ है, 10,000 से ज्यादा सालों के डेवलपमेंट के बाद फैंगटोंग शहर ने अमर वाइन सिटी के तौर पर नाम कमाया है, जो चूस्टेड कॉन्टिनेंट में फैल गया है। इसकी प्रसिद्धि के कारण बाहरी क्षेत्रों से कई अमर लोग यहाँ आए हैं। फैंगटोंग शहर का एरिया भी बढ़ गया है और यह एक मीडियम साइज का शहर बन गया है। यहाँ तक कि हेवनली साउंड सेक्ट ने भी फैंगटोंग सिटी की 7th ऑर्डर फॉर्मेशन को प्रोफाउंड इमोर्टल रेल्म के फॉर्मेशन में अपग्रेड करने के लिए एक प्रोफाउंड इमोर्टल को भेजा है। फैंगटोंग शहर की सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है। हम अभी भी सेक्ट मास्टर से तुलना नहीं कर सकते। सेक्ट मास्टर को इमोर्टल वर्ल्ड के एक शहर पर कंट्रोल पाने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ तक कि अमर दुनिया में हेवनली साउंड सेक्ट में शामिल हो गए और सेक्ट में अहम जगह हासिल की। हम अभी महायान क्षेत्र में हैं और ज्यादा कुछ करने में असमर्थ लगते हैं। झाओ हुआइझेन ने झोउ सुई की तारीफ की, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। उसे लगा कि अमर दुनिया में आने के बाद से वो पूरी तरह अकेला हो गया है, उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है।
अमर दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेक्ट मास्टर ने इतने कम समय में न सिर्फ अपनी साधना को बेहतर बनाया, बल्कि एक लोकल ताकत भी बन गए। उनकी काबिलियत सच में बहुत मजबूत है। इस शहर का सिटी लॉर्ड एक अमर महिला लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यह अमर महिला सेक्ट मास्टर की प्रिय होनी चाहिए। सेक्ट मास्टर सच में कमाल के हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, महिला साधकों का सपोर्ट पाते हैं। दाऊवादी वुवे ईर्ष्या से भर गया। आखिरकार इतने लंबे समय तक खेती करने के बाद भी वह सिंगल ही रहे। वह सेक्ट मास्टर से तुलना नहीं कर सकता, जो जहां भी जाता है रोमांस और सुंदरता को अपनी ओर खींचता है। अमर दुनिया में भी वह ऐसे रिश्तों पर भरोसा कर सकता है। सचमुच लोगों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। ईमानदारी से कहूं तो सेक्ट मास्टर का पुनर्जन्म हुआ अमर होना वाकई प्रभावशाली है। झाओ हुआइजेन ने गंभीरता से कहा, पहले मुझे शक था कि सेक्ट मास्टर एक पुनर्जन्म वाला अमर है, लेकिन बाद में कुछ पुनर्जन्म वाले अमर लोगों को देखने के बाद मुझे लगा कि वे बस वैसे ही हैं। वे सिर्फ अपनी गहरी पिछली साधना पर भरोसा करते हैं और उनकी साधना की रफ्तार थोड़ी ही तेज होती है। टैलेंट और समझ के मामले में वे हमसे ज्यादा मजबूत नहीं हैं, लेकिन सेक्ट मास्टर अलग है। अमर लोगों के बीच भी उसे एक बेमिसाल जीनियस माना जाता है। निश्चित रूप से आम पुनर्जन्म वाले अमर लोगों से तुलना नहीं की जा सकती। तो मेरा मानना है कि सेक्ट मास्टर अपने मौजूदा लेवल तक पहुंचने के लिए अपने टैलेंट और मौकों पर निर्भर करता है। दाऊवादी वुवे ने गंभीरता से कहा, उन्हें पहले शक था कि झोउ सुई शायद पुनर्जन्म लेने वाला अमर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें उनके बारे में और पता चला, रीइंकार्नेटेड इमॉर्टल्स के लिए उनका ज्यादा सम्मान पूरी तरह से टूट गया। उन्हें तो ये भी लगा कि पुनर्जन्म लेने वाले अमर लोग बस यही थे। ज्यादातर पुनर्जन्म लेने वाले अमर लोग ज्यादा से ज्यादा धरती पर अमर या आसमान में अमर होते हैं, कुछ तो सिर्फ सच्चे अमर होते हैं। उनकी तुलना में उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, वे शायद कमतर भी हों। उन्हें पक्का यकीन नहीं है कि सेक्ट मास्टर उन लोगों से हार जाएगा। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। हालांकि यह यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया में ऐसे अनोखे लोग सच में मौजूद हैं। हालांकि वह हमारी उम्र का लगता है, लेकिन उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा ताकत है। झाओ हुआइजेन ने सिर हिलाया। वह अपने मालिक की बातों से पूरी तरह सहमत था। इसका मतलब यह नहीं है कि आम साधक जरूरी नहीं कि पुनर्जन्म लेने वाले अमर लोगों से आगे निकल जाएं। तथाकथित पुनर्जन्म वाले अमर लोगों ने बस अपनी साधना थोड़ी पहले शुरू की थी। समझ और ज्ञान के मामले में वे बस वैसे ही हैं। एक बार जब वे मुश्किलों से गुजरेंगे और सच्चे अमर बन जाएंगे, तो उनमें वही काबिलियत आ जाएगी। लेकिन गुरु, अमर दुनिया के अमर लोगों की तुलना में हमारी साधना सच में बहुत कमजोर है। मुझे डर है कि हमारी साधना से हम अमर दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। झाओ हुआइजेन को चिंता थी कि वह सेक्ट के मास्टर द्वारा दिया गया काम पूरा नहीं कर पाएगा। आखिरकार अमर दुनिया में ताकतवर लोग बादलों जितने ही होते हैं। उसे नहीं पता था कि बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसलिए अमर दुनिया में कामयाब होने की उम्मीद करना काफी मुश्किल काम होगा। चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक समाधान सोच लिया है। असल में अपनी ताकत से हम अमर दुनिया में कोई हलचल नहीं मचा सकते। सेक्ट के मास्टर को शायद नहीं लगता कि हम अमर दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हमारा काम सीधा है, अमर दुनिया में अलग अलग कबीलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। आइडियली हम ह्यूमन क्लैन को कवर करने वाला एक बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाएंगे। दाऊवादी वुवे ने आंखें सिकुड़ी और अपनी योजना बताई। लेकिन अभी हम 9वें संकट में सिर्फ महायान साधक हैं। क्या हम सच में ये कर सकते हैं? झाओ हुआइजेन हैरान रह गया। उसे लग रहा था कि ऐसा काम तो नामुमकिन है, बस एक ख्वाहिश है। अगर हम सिर्फ आम महायान साधक होते तो जाहिर है हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन हम जुबानहुआन संप्रदाय के शिष्य हैं। संप्रदाय के गुरु हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास जो ड्रीम रेल्म है, वह इमोर्टल वर्ल्ड में फैल सकता है, जिससे कई मॉडल लोग ड्रीम रेल्म मार्क पा सकते हैं और उन्हें ड्रीम रेल्म के चेक ग्रुप में खींच सकते हैं। दाऊवादी वुवे हल्के से मुस्कुराया। ड्रीम रियल्म चेक ग्रुप की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर झाओ हुआइजेन की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि इस आइडिया में बहुत ज्यादा संभावना है। हाँ, ये चेक ग्रुप है। आपको पता होना चाहिए, अमर दुनिया में कम्युनिकेशन के साधन हमारे गहरे पीले दायरे जितने एडवांस्ड नहीं हैं। उन्हें बातचीत करने के लिए खास कम्युनिकेटर इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन हर किसी के पास ऐसे कम्युनिकेटर नहीं होते। भले ही कई लोगों के पास ये हो,
लेकिन ये ड्रीम रेल जितना सुविधाजनक नहीं है। तो हम ड्रीम रेल की शक्ति का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में मॉर्टल इमॉर्टल्स को अपने फॉलोअर्स के तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार जब वे ड्रीम रियल मार्क के साथ जुड़ जाते हैं तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा है। इस तरह अगर वे हमें धोखा देना भी चाहें तो यह नामुमकिन है। जुबानहुआंग संप्रदाय का असर पूरी इंसानियत में फैल जाएगा और अमर दुनिया के हर कोने में फैल जाएगा। दाओवादी वुवेई ने सीधे तौर पर अपनी योजना बताई। इस तरह हम सच में गहरे पीले दायरे को कवर करने वाला एक बड़ा इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। झाओ हुआइजेन ने सिर हिलाया। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। ठीक इसी समय पूरा फैंगटोंग शहर अचानक हवा और बादलों से भर गया। बहुत सारे अमरक्यूई एक साथ इकट्ठा हो गए, जिससे एक भयानक अमरक्यूई भंवर बन गया जो 10 लाख किलोमीटर तक फैल गया और एक हैरान करने वाली आसमानी घटना हुई। क्या हो रहा है? क्या हुआ? दाओवादी वुवेई और झाओ हुआइजेन हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई प्रोफाउंड इमोर्टल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इतनी डरावनी आसमानी घटना के साथ यह शायद कोई आम गहरा अमर नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि हेवनली साउंड सेक्ट का कौन सा सच्चा शिष्य प्रोफाउंड इमोर्टल की ओर बढ़ रहा है। मेरा अंदाजा है कि हेवनली साउंड सेक्ट को एक और एल्डर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पास में किसी ने जलन से कहा, क्या एक अमर पुरुष का जन्म होने वाला है? असल में वह कौन है? दाओइस्ट वुवेई और झाओ हुआइजेन ने एक दूसरे को देखा और उन्हें बहुत उत्सुकता हुई, लेकिन उनके लिए गहरा अमर बनना अभी भी बहुत दूर था, क्योंकि वे अभी तक सच्चे अमर भी नहीं बने थे। एक गहरा अमर बनने की ख्वाहिश रखना, कौन जानता है कि यह कब हो जाए। इस समय उनका मुख्य उद्देश्य अभी भी अमर थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार करना और ट्रू अमर तक आगे बढ़ना था। ... इस बीच फैंगटोंग सिटी लॉर्ड्स मैंशन में म्यू यानिक्सिन, चांग शुई, झू बाओए, जियांग लिंगर और जेन सुयान ने भी पहली बार में एक गहरे अमर की आभा महसूस की। उनमें से हर कोई हैरान था, इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। यह आभा मेरे पति की लगती है। नहीं, क्या मेरे पति सच में प्रोफाउंड इमोर्टल बनने वाले हैं? म्यू यानिक्सिन ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह स्वाभाविक रूप से सिटी लॉर्ड मैंशन की एक गुफा हवेली में एकांत साधना में थी और वह व्यक्ति उसका पति था, लेकिन वह 10,000 साल से भी कम समय से साधना कर रहा था और वह प्रोफाउंड इमोर्टल बनने वाला था, और उसकी तरक्की की स्पीड उससे कई गुना ज्यादा थी। वह अपने पति से पहले स्वर्ग में पहुंच गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पलक झपकते ही वह उससे आगे निकल गया है, जो सच में बड़ा चढ़ाकर कहा गया था। पहले जब मेरे पति एकांत साधना में थे तो वे पहले से ही स्वर्ग के अमरलोक के शिखर पर थे और उन्हें सृष्टि के नियम की गहरी समझ थी। अब प्रोफाउंड इमोर्टल की ओर बढ़ना कोई हैरानी की बात नहीं है। चांग शुई भी बहुत हैरान था। भले ही वह जानती थी कि उसके पति में जबरदस्त टैलेंट है, फिर भी उसकी तरक्की की रफ्तार हैरान करने वाली थी। लुओ सेक्ट और इमोर्टल किंग फोर्स में भी टॉप जीनियस माना जाएगा। हालांकि उसके पति ने उसे बहुत ज्यादा शौक दिए थे। गहरे अमर लोक में आगे बढ़ने पर भी उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, वह पूरी तरह सुन्न हो गई। लेकिन उसे बहुत खुशी भी महसूस हुई, क्योंकि अगर उसका पति प्रोफाउंड इमोर्टल बन जाता है तो उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। तब तक अगर फेदरगेट को पता भी चल गया कि उसके पति ने क्या किया है, तो भी वे शायद उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। हे, अभी भी नाटक कर रहे हो? वह आदमी तो बस एक पुराना राक्षस है। डालू और गोल्डन इमोर्टल का पुनर्जन्म है, इसलिए प्रोफाउंड इमोर्टल तक पहुंचना कोई हैरानी की बात नहीं है। जेन सुयान धीरे से हंसा। वह खास तौर पर हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे लंबे समय से झोउ सुई की असली पहचान पर शक था। यह आदमी बिल्कुल भी हेवनली साउंड सेक्ट का इमोर्टल नहीं हो सकता। वह पक्का ह्यूमन क्लैन के किसी डोमेन का डालुओ गोल्डन इमोर्टल है। बस किसी दुर्घटना के कारण उनका पुनर्जन्म चू राज्य महाद्वीप में हुआ। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, और उसने रिकॉर्ड में ऐसे मामलों के बारे में पढ़ा है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह झूठे नाम से चू स्टेट कॉन्टिनेंट में क्यों छिपा है, उसे लगता है कि उसके दुश्मन भी डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स ही होंगे। अगर उसके दुश्मनों को पता चल गया तो उसे पक्का मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी डालुओ गोल्डन इमोर्टल कल्टीवेशन को फिर से शुरू करने से पहले उसे खुद को छिपाना होगा और अपनी पहचान बताने की हिम्मत नहीं करनी होगी। नहीं तो उसके दुश्मनों को जरूर पता चल जाएगा और वह बिना किसी निशान के एक भयानक मौत मर सकता है। वास्तव में एक महान लुओ पुनर्जन्म।
झू बावे और जियांग लिंगर ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में उत्साह और पक्का इरादा देखा। पहले उन्हें झोंग सुई की पहचान पर शक था कि वह एक पुनर्जन्म वाले दालुओ गोल्डन इमोर्टल है, लेकिन अब उसे जल्द ही गहरे अमरलोक में जाते देखकर कोई शक नहीं बचा था। आखिर एक आम अमर प्राणी सिर्फ 20,000 साल में गहरे अमरलोक तक कैसे पहुंच सकता है? अगर यह ग्रेट लुओ का पुनर्जन्म न होता तो वे इस पर विश्वास नहीं करते। अगर वह डालुओ गोल्डन इमोर्टल का पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी यह कर लेता है, तो इसका मतलब है कि इस आदमी में सच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो अंदाजे के बावजूद यह उनके अनोखे स्वभाव को साबित करता है। अगर वे उससे चिपके रहें, तो धन और सफलता जरूर उनकी होगी। ... फैंटोम शहर में एक गुफा में यहीं पर झोंग सुई ने साधना के लिए शरण ली थी। झोंग सुई की साधना में सुधार के साथ गहरा पीला क्षेत्र धीरे धीरे उसके लिए अनुपयुक्त हो गया। आखिरकार हर बार उसे जितनी इमोर्टल चीज सोखने की जरूरत थी, वह मॉर्टल वर्ल्ड से नहीं मिल सकती थी। इसलिए जब वह आगे बढ़ने वाला होता है, तो वह साधना के लिए अमर दुनिया में लौट जाता है। फिर भी फैंटोम सिटी उनका इलाका है, जो स्वाभाविक रूप से इसे बहुत सुरक्षित बनाता है। दूसरे अमर लोगों के लालच में आने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां लगभग इस समय झोंग सुई एक चटाई पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। 5,000 साल की साधना के बाद जिनसेंग फलों और ग्रेट विजडम तकनीक की मदद से वह क्रिएशन लॉ की समझ के एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गए। दिल की आंखें रास्ता देखती हैं। तुरंत झोंग सुई की 7वीं हॉट आइज ऑब्जर्व द पार्क पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई और ऐसा लगा जैसे वे कई नियमों को समझने के लिए अमर दुनिया के गहरे खालीपन में झांक रही हों। सोने का नियम, लकड़ी का नियम, पानी का नियम, आग का नियम, धरती का नियम और दूसरे 5 तत्वों के नियम उसके सामने आए। उनकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी, मिल रही थी और कभी खत्म न होने वाली थी। ये 5 तत्वों के नियम वो ताकतें हैं जो इस दुनिया की नींव बनाती हैं। उस पल सोना, लकड़ी, पानी, आग और धरती की ताकत ने एक परफेक्ट साइकिल बनाया, जो एक में मिल गई और एक ऐसी धारा में बदल गई जिसे बताया नहीं जा सकता। इस धारा में एक अजीब रंग था, जो काले और सफेद रंग की पुरानी ची के साथ मिला हुआ था। ऐसा लगता था कि इसमें एक ऐसी ताकत थी जो कानून बदल सकती थी। बेशक ये क्रिएशन एनर्जी थी। सिर्फ क्रिएशन के नियम की एक खास समझ तक पहुंचने पर ही कोई इस खास एनर्जी को बढ़ा सकता है। एक गहरे अमर की आजादी से कुछ बनाने, पत्थर को सोने में बदलने, पानी को तेल में बदलने, इंसानों को जानवर में बदलने और आसानी से अमर चीजें बनाने की क्षमता क्रिएशन एनर्जी और क्रिएशन लॉ की शक्ति पर निर्भर करती थी। इस लेवल पर व्यक्ति असल में एक उभरता हुआ क्रिएटर होता है। जाहिर है, जब कोई अमर इंसान मौत की दुनिया में आता है, तो वह एक बनाने वाले की तरह होता है, जो आसानी से अलग अलग चीजें बनाता है, यहाँ तक कि सिर्फ एक सोच से पहाड़, नदियां, महाद्वीप बना देता है और यहाँ तक कि अलग अलग तरह के जीवों को आसानी से बदल देता है। क्या ये गहरा अमर लोक है? एक पल में झोंग सुई को अपने शरीर में एक जोरदार उछाल महसूस हुआ। क्रिएशन एनर्जी के जमा होने से उसके ताओ फ्रूट ने क्रिएशन लॉ की लाइनें दिखाई, जो उसके ताओ फ्रूट के हिस्से के तौर पर टाइम लॉ, स्पेस लॉ और दूसरे लॉ के साथ मिल गईं। ये गहरा अमर दाव फल है। साफ है, उसने आसानी से हेवनली इमोर्टल बॉटलनेक को पार कर लिया और प्रोफाउंड इमोर्टल रेल्म तक पहुंच गया। एक ऐसा लोक जिसके लिए कई स्वर्गीय अमर लोग तरसते हैं, जिसे झोंग सुई ने आसानी से जीत लिया। यह एक आम बात है। आखिरकार इन 5,000 सालों में झोंग सुई ने क्रिएशन लॉ को कम से कम 50% समझ लिया था और लगातार खुद को इसकी समझ में डुबोए रखा था। उन्होंने कभी जानबूझकर गहरे अमर दायरे में जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन क्रिएशन लॉ में उनकी गहरी समझ ने उनकी नींव को बहुत मजबूत बना दिया, जिससे वे नेचुरली प्रोफाउंड इमोर्टल रेल्म तक पहुंच सके और प्रोफाउंड इमोर्टल दाव फ्रूट को गाढ़ा कर सके। गुफा दुनिया का विस्तार हुआ है। गहरे अमर दायरे में घुसने और गहरे अमर दाव फल को गाढ़ा करने पर झोंग सुई ने तुरंत महसूस किया कि उसकी गुफा की दुनिया काम रही है और तेजी से खाली जगह से बहुत ज्यादा जगह की एनर्जी खा रही है। इससे उसकी गुफा की दुनिया में तेजी से बढ़ोतरी हुई और वह और भी फैलती गई। कुछ ही पल में इसका डायमीटर कई मिलियन किलोमीटर से बढ़कर 50 मिलियन किलोमीटर हो गया, पहले की तुलना में 10 गुना बढ़ा। और ये तो बस शुरुआत थी। किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर तक पहुंचना नॉर्मल होगा। ये गुफा स्वर्ग की दुनिया इतनी बड़ी है कि एक सुनहरी अमर गुफा की दुनिया भी इसकी तुलना नहीं कर सकती। अब झोंग सुई की नींव बहुत गहरी और डरावनी है। अगर कोई आम गहरा अमर गुफा स्वर्ग उससे टकराने की हिम्मत करे, तो शायद वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अंडा चट्टान से टकरा गया हो। हालांकि गहरे अमर दायरे में आगे बढ़ने के बाद गुफा स्वर्ग की दुनिया का आकार महत्वपूर्ण है। गुफा स्वर्ग की दुनिया की क्वालिटी ही असली जरूरी चीज है। उद्धरण चिन्ह। एक गहरे अमर की साधना का मतलब है गुफा स्वर्ग की दुनिया की अंदरूनी क्वालिटी को बढ़ाना और दुनिया के अंदर के मटेरियल को बेहतर बनाना। एक पल में झो सुई गहरे अमर लोक की साधना को समझ जाता है। आखिरकार उनके पार्टनर चांग शुई एक प्रोफाउंड इमोर्टल है और हेवनली साउंड सेक्ट के एक एल्डर भी हैं, जो नेचुरली प्रोफाउंड इमोर्टल कल्टीवेशन से परिचित हैं, और इस तरह उन्होंने प्रोफाउंड इमोर्टल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की है। गहरे अमर होने पर व्यक्ति क्रिएशन के नियम को समझ जाता है, जिससे क्रिएशन ची का जमाव होता है और अमर मटेरियल का प्रोडक्शन शुरू होता है। जिसे अमर चीज कहा जाता है वह असली दुनिया के अलग अलग पदार्थ हैं, जो सभी 5 एलिमेंट एनर्जी से बने हैं। हेवनली इमोर्टल के सामने केव हेवन की दुनिया सिर्फ खाली जगह है। सिर्फ एक गहरा अमर बनकर और दुनिया के नियम को समझकर ही कोई अपने गुफा स्वर्ग में अलग अलग चीजें बना सकता है और ग्रहों और महाद्वीपों की देखभाल कर सकता है। केव हेवन की दुनिया के लिए क्वालिटी सबसे जरूरी है। यह ऐसा है जैसे एक ही वॉल्यूम के साथ टोफू का एक टुकड़ा कभी भी स्टील से तुलना नहीं कर सकता। यही क्वालिटी और डेंसिटी के बीच का अंतर है। इसलिए एक गहरे अमर की साधना से गुफा स्वर्ग की दुनिया की डेंसिटी और क्वालिटी लगातार बढ़ रही है। केव हेवन दुनिया की डेंसिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए इमोर्टल मटेरियल को लगातार रिफाइन करना होगा। बेशक ये सच में एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। इस दुनिया में एक आम अमर आत्मा की साधना के लिए कम से कम करोड़ों या अरबों साल लगते हैं। तो यह अमर सामग्री है। इस समय झो सुई अपने अंदर गहरे अमर दाव फल को चलाता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच क्रिएशन लॉ के साथ लगता है और जिसमें अनगिनत 5 एलिमेंट्स प्राइमोर्डियल ची आगे बढ़ रहे हैं। क्रिएशन लॉ की एक ताकत केव हेवन दुनिया में मिल जाती है, जिससे धरती हिला देने वाले बदलाव आते हैं। वाह टिल्ड क्रिएशन ची के धागे गुफा स्वर्ग की दुनिया में मिल जाते हैं। असल में केव हेवन की दुनिया के अंदर खाली जगह थी, बस खाली जगह थी। फिर भी क्रिएशन लॉ के साथ मिलने के बाद ये घने अमर मटेरियल को मिलाना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा अमर चीजें गुफा स्वर्ग की दुनिया के हर कोने में मिल जाती हैं और यह असल में ग्रहों में बदलना शुरू हो जाता है। वे हजारों किलोमीटर डायमीटर में फैली विशाल केव हेवन दुनिया में फैल गए। कुछ ग्रह तो तारों और सूरज में बदल गए और उनसे बहुत ज्यादा गर्मी निकलने लगी। इससे पहले अंधेरे में रहने वाली गुफा स्वर्ग की दुनिया में भी रोशनी आ गई। रोशनी की किरणें बहुत ज्यादा अंधेरे को चीरती हुई गुफा स्वर्ग की दुनिया के अंदर दिन जैसा हो गया। इसके अलावा केव हेवन की दुनिया में जीवन शक्ति का एक अंश दिखाई दिया है, जो बहुत ज्यादा क्वालिटी से भरा हुआ है। फिर अलग अलग इमोर्टल टेक्निक भी गहरे इमोर्टल गुफा स्वर्ग में शामिल होने लगी। ग्रेट फने स्किल कई सूरज में बदल गई लगती है, जो बहुत ज्यादा गर्मी से जल रही है और सभी चीजों को जला सकती है, जैसे कि हमेशा जल सकती है और बहुत ज्यादा रोशनी फैला सकती है। ग्रेट केओस थंडर मेथड थंडर स्टॉर्म्स में बदल गया, जो अनगिनत थंडर से बने लगते थे। पूरे ग्रह थंडर से घिरे हुए थे और गरजने वाली आवाजों के साथ अलग अलग स्वर्गीय मुसीबतें डाल रहे थे। ग्रेट पॉइजन स्किल जहरीले ग्रहों में बदल गई, जिनसे अनगिनत टॉक्सिन और जहरीले लिक्विड फूटे, जिससे लगभग जहरीले दलदल जहरीले समुद्र बन गए, जहां पास जाने वाली कोई भी चीज जहर से मर जाती। ग्रेट का स्किल शापित ग्रहों में बदल गई, जिसमें हर तरह के शाप थे, जहां हर मिट्टी, पहाड़ और नदी डरावने शापों से भरी हुई थी और उनमें कदम रखने से आप खुद को शापों में उलझा लेंगे। ग्रेट डिवोरिंग स्किल ब्लैक होल बन जाती है, बिल्कुल खाने वाले जानवरों की तरह, जो आसानी से उन सभी चीजों को खा जाती है जिन्हें केव हेवन की दुनिया पचा नहीं सकती और केव हेवन की दुनिया की स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए सबसे बड़े हथियार का काम करती है। अलग अलग इमोर्टल टेक्निक भी केव हेवन की दुनिया में शामिल हो गई और ग्रहों में बदल गई। इससे केव हेवन दुनिया की क्वालिटी में ज्योमेट्रिक बढ़ोतरी हुई, यहाँ तक कि घनत्व भी 10 गुना से अधिक बढ़ गया। ये सच में एक गहरा अमर गुफा स्वर्ग होने के लायक है, सच में शक्तिशाली है। झो सुई ने हैरानी से अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि वह कुछ समय पहले ही गहरे अमर लोक में पहुंचा था और अपने अंदर एक गहरे अमर गुफा स्वर्ग में समा गया था, लेकिन वह पहले से ही गहरे अमर गुफा स्वर्ग की जबरदस्त ताकत को महसूस कर सकता था, जो कि बस अविश्वसनीय थी। हालांकि पिछली गुफा स्वर्ग की दुनिया बहुत बड़ी थी, लेकिन वह कपास की तरह ही थी, बस साइज में बड़ी और असली क्वालिटी कम थी। लेकिन क्रिएशन के नियम को समझने और अमर चीजों को गाढ़ा करने के बाद इसका नतीजा ये हुआ कि गुफा स्वर्ग की दुनिया में 5 एलिमेंट चीजों और अमर चीजों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई।
ये कपास में पानी डालने जैसा है, जिससे उसका वजन अनगिनत गुना बढ़ गया है। अगर अभी की केव हेवन दुनिया पिछली दुनिया से टकरा जाए तो वह आसानी से पहले वाली दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर सकती है, यहाँ तक कि उसे पाउडर में बदल सकती है। यह उतना ही आसान है जितना कि एक टैंक से साइकिल को कुचलना, और इसमें कोई मेहनत बर्बाद नहीं होती। यहाँ तक कि शरीर में भी हैरानी भरा बदलाव आया है और यह एक रहस्यमय अमर शरीर बन गया है। जो उसुई को लगता है कि उसके शरीर का हर सेल बहुत मजबूत हो गया है, हर सेल में क्रिएशन का नियम भर गया है, जिसके कारण उसके अंदर का हर ड्रैगन एलिफेंट सेल इमोर्टल मटेरियल के साथ मिल रहा है। हर ड्रैगन एलिफेंट सेल का अंदरूनी हिस्सा 10 गुना से ज्यादा फैल गया, साथ ही उसमें कभी न टूटने वाले मटेरियल के छोटे छोटे टुकड़े भी जुड़ गए, जिससे अंदरूनी जगह की डेंसिटी बढ़ गई। पहले अगर ताकत काफी ज्यादा होती थी तो सेलुलर स्पेस आसानी से टाइम स्पेस बैरियर को तोड़ सकता था, लेकिन अब कभी न टूटने वाले मटेरियल के जुड़ने से ये स्टील और सीमेंट से टाइम स्पेस बैरियर को मजबूत करने जैसा था, जिससे इसकी मोटाई और डेंसिटी 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई। ऐसे टाइम स्पेस बैरियर को तोड़ना अब शायद इतना आसान काम नहीं रहा। इसमें कोई शक नहीं कि वह आसानी से एक गहरे अमर को अपनी कोठरियों में दबा सकता है, कई अमर लोगों को कैद कर सकता है और अपने अंदर एक बेहिसाब नरक जैसी दुनिया बना सकता है। अब मैं आसानी से मैटर का रूप बदल सकता हूँ। एक विचार के साथ झोसुई ने फर्श से एक पत्थर उठाया और उसमें क्रिएशन की एनर्जी भर दी, जिससे वह तुरंत मुट्ठी भर सोने के टुकड़े में बदल गया और वह सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ये क्षमता एक गहन अमर के पास होती है, पत्थर को सोने में बदलना। कोई कह सकता है कि यह न तो कोई जादुई शक्ति है और न ही कोई अमर तकनीक, बल्कि यह सिर्फ एक बेसिक काबिलियत है जो किसी गहरे अमर इंसान के पास होती है। अगर वह चाहे तो सोने के इस टुकड़े को लोहे, तांबे और दूसरी मेटल चीजों में भी बदल सकता है। मैं न केवल निर्जीव चीजों का रूप बदल सकता हूँ, क्रिएटिविटी की शक्ति से जीवन का रूप भी आसानी से बदला जा सकता है। झोसुई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ ली। वह पूरी तरह से समझ गया था कि प्रोफाउंड इमोर्टल में जीवन का रूप बदलने की क्षमता है, जो मुख्य रूप से क्रिएशन की एनर्जी पर निर्भर करता है। अगर इसे किसी दूसरे जीव में डाला जाए तो ये सामने वाले के शरीर के मांस और खून के स्ट्रक्चर को बदल सकता है, जिससे इंसान सुअर या कुत्ते में बदल जाता है। और यह सिर्फ जीवन का रूप बदलने के बारे में नहीं है, क्रिएशन की एनर्जी दूसरे जीवों के अंदर भी आसानी से खेती को सील कर सकती है, उनके अंदर के नियमों को बिगाड़ सकती है। इसलिए एक प्रोफाउंड इमोर्टल की क्षमता इतनी डरावनी होती है, जो प्रोफाउंड इमोर्टल लेवल से नीचे के जीवों पर बहुत ज्यादा फायदा रखती है। बेशक एक बार क्रिएशन की एनर्जी खत्म हो जाने पर विरोधी अपने असली रूप में वापस आ जाएगा और कोई पक्का बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर क्रिएशन की एनर्जी खत्म नहीं हुई है तो ओरिजिनल स्टेट में वापस जाना असल में नामुमकिन है। इसके अलावा क्रिएशन की एनर्जी अभी भी जीवन की आत्मा को आसानी से नहीं बदल सकती, क्योंकि आत्मा जीवन की सबसे निचली, सबसे बुनियादी संरचना है। इसे बदलने से सामने वाले का जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी आत्मा को जबरदस्ती बदलना ऐसा काम है जो कोई अमर आत्मा नहीं कर सकती। आखिरकार अलग अलग कुलों की आत्मा की बनावट पूरी तरह से अलग होती है। एक गहरे अमर की साधना को बेहतर बनाना शायद और भी मुश्किल होगा। इसके लिए न केवल सृष्टि के नियम को समझना जरूरी है, बल्कि अविनाशी सामग्री को गाढ़ा करना भी जरूरी है। गुफा के अंदर स्वर्ग की दुनिया जितनी बड़ी होगी, उतने ही ज्यादा ऐसे मटेरियल की जरूरत होगी जो कभी खराब न हो सके। और जिस अविनाशी मटेरियल को मुझे कंडेंस करने की जरूरत है, वह उसी लेवल की दूसरे गहरे अमर चीजों से 10,000 गुना ज्यादा है। झोसुई ने थोड़ा परेशान होकर थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। ये पता है कि गोल्डन इमोर्टल्स इतने दुर्लभ इसलिए हैं क्योंकि प्रोफाउंड इमोर्टल रेल्म की खेती बहुत मुश्किल है। इसके लिए न केवल टैलेंट बल्कि बहुत सारे रिसोर्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोई कभी न टूटने वाले मटेरियल को गाढ़ा करने के लिए सिर्फ खुद पर निर्भर रहता है तो पता नहीं इसमें कितने अरब साल लगेंगे। इस प्रोसेस में बहुत समय बर्बाद होता है। स्वर्ग और पृथ्वी के दूसरे नियमों को समझने के लिए समय ही नहीं है। समय के साथ एक प्रोफाउंड इमोर्टल इस स्टेप पर अटक सकता है और अपनी लाइफ स्पैन पूरी तरह खत्म होने पर भी गोल्डन इमोर्टल बनने का मौका नहीं ढूंढ पाता। यही कारण है कि हेवनली साउंड सेक्ट के इतने लंबे समय से मौजूद होने के बावजूद कई प्रोफाउंड इमोर्टल एल्डर्स हैं, लेकिन केवल 2 गोल्डन इमोर्टल्स हैं। टैलेंट के अलावा सबसे जरूरी वजह रिसोर्स की कमी है। उदाहरण के लिए गहरे अमर गुफा स्वर्ग के अंदर कभी न खत्म होने वाले मटेरियल को बढ़ाने के लिए ऐसे दुर्लभ रिसोर्स अमर दुनिया में मौजूद हैं। दुर्भाग्य से ये दुर्लभ संसाधन महान लुओ संप्रदायों या अमर राजाओं की सेनाओं द्वारा नियंत्रित हैं।
जिससे गोल्डन इमोर्टल सैक्स उन्हें पाने में असमर्थ हो गए। इसलिए कई प्रोफाउंड इमोर्टल्स अपनी खेती के रिसोर्स के लिए हर जगह खोज करते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें कुछ नहीं मिलता। और ह्यूमन सेन फल एक तरह का गहरा अमर रिसोर्स है। ज्यादा मात्रा में ह्यूमन सेन फल खाने से न सिर्फ प्रोफाउंड इमोर्टल्स को क्रिएशन लॉ समझने में मदद मिलती है, बल्कि गुफा स्वर्ग में कभी न खत्म होने वाला मटेरियल भी बढ़ता है, जिससे प्रोफाउंड इमोर्टल की साधना तेजी से बढ़ती है। बेशक इंसानी फल के अलावा दूसरे गहरे अमर संसाधन भी हैं। मेरे शरीर पर गू कीड़ों की खेती भी आगे बढ़ गई है। इस समय झो सुई को लगा कि उस पर हर गू कीड़े की साधना में बहुत सुधार हुआ है। ये साफ था कि उसकी अपनी साधना की तरक्की ने उनकी तरक्की को भी आगे बढ़ाया था और सभी गहरे अमर दायरे तक पहुंच गए थे, जो 12वें क्रम का दायरा है। ये सोचकर उसने तुरंत अपने शरीर पर वर्चुअल पैनल खोला ताकि देख सके कि उसका डेटा कैसा दिखता है। तुरंत ही उनके सामने एक वर्चुअल इंटरफेस पेश किया गया। होस्ट झो सुई, कल्टिवेशन हेवनली इमोर्टल रियल परफेक्शन, लाइफ स्पेन 20,000 स्वर्ग और पृथ्वी जितना लंबा जीना साल। योग्यता अमर आत्मा जड़, तलवारबाजी 11वें क्रम की श्रेष्ठता 99%, रूम 11वें क्रम का श्रेष्ठ 99%, गठन 13वें क्रम का सुपीरियर 99%, पिल मास्टर 11वें क्रम का सुपीरियर 99%, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग 11वें क्रम का बेहतर 99%, फैंटास्मा ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ग्रैंड मास्टर, स्वर्गीय सांसारिक पिघलने वाली भट्टी तकनीक ग्रैंड मास्टर, दानव हृदय को बुलाने का शास्त्र, दानव बीज, दानव को बुलाओ, दानव को खा जाओ, 7 अपर्चर स्पिरिट सीक्रेट, हॉट आई रिकॉग्निशन, हॉट आई इंसाइट, हॉट आई लिंग्विस्टिक्स, हॉट आई माइंड रीड, हॉट आई डायरेक्ट डेथ, हॉट आई प्रेडिक्शन, हॉट आईज पाक पियरिंग, जजमेंट ऑफ इमॉर्टल स्वॉर्ड आर्ट, पहला स्टाइल इनविजिबल स्वॉर्ड लाइट, दूसरा स्टाइल स्लॉटर स्वॉर्ड लाइट, तीसरा स्टाइल इंटरप्ट स्वॉर्ड लाइट, चौथा स्टाइल डिसाइसिव स्वॉर्ड लाइट, पांचवा स्टाइल एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड लाइट। जुनूनगू 13वें क्रम का निचला, क्लोनगू 12वें क्रम का निचला, वाइनबग 12वें क्रम का निचला, सोना खाने वाला बग 12वें क्रम का निचला, किताब का कीड़ा 13वें क्रम का बेहतर, ड्रीम सोल गू 12वें क्रम का निचला, ड्रैगन हाथी गू 12वें क्रम का निचला, गोल्डन लाइट थाउजेंड पॉइजन गू 12वें क्रम का निचला, टेलीपोर्टेशन कीट 12वें क्रम का निचला, एरेहॉट गू 13वें क्रम का बेहतर, ऑब्जेक्ट खोज गू 12वें क्रम का निचला, डकैती थंडर वम 12वें क्रम का निचला, दवागू 12वें क्रम का निचला, फॉर्चून क्यूई गू 12वें क्रम का निचला, गोल्डन सिकाडा गू 12वें क्रम का निचला, वसंत पच्चर गू 12वें क्रम का निचला। बूम टिल्ड हर गू कीट से सुनहरी रोशनी निकलती थी, जो सृष्टि के नियमों से जुड़ी हुई लगती थी, जिससे उनकी शक्ति तेजी से बढ़ती थी। खासकर ऑब्सेशन गू, जो पहले ही 13वें ऑर्डर के निचले ग्रेड तक पहुंच चुका था, जो गोल्डन इमोर्टल रेल गू कीड़े के बराबर था। साफ है, इस लेवल पर एक ऑब्सेशन गू गोल्डन इमोर्टल रेल की महिला साधकों पर असर डाल सकता है। इससे असल में एक नई अमर तकनीक का जन्म हुआ। झो सुई कुछ हैरान हुआ। शुरू में उन्हें लगा कि ऑब्सेशन गू सिर्फ 2 अमर टेक्निक ही पैदा कर सकता है, लेकिन 13वें ऑर्डर पर पहुंचने पर इसने एक तीसरी अमर टेक्निक डेवलप करना शुरू कर दिया, जिसे ग्रेट फॉरगेटफुलनेस स्किल कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक बार इस्तेमाल होने पर यह स्किल दूसरों को कई यादें भुला सकती है। हालांकि यह अमर तकनीक साफ तौर पर इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यह भी कारण कार्य की एक तकनीक है। अगर इसे खोल दिया जाए तो ये यादों को भूलने में मदद करता है, यहाँ तक कि कारण कार्य संबंधों को भी भूलने में मदद करता है। अगर इसकी शक्ति काफी है तो ये सभी प्राणियों को किसी व्यक्ति के अस्तित्व को भुला सकता है, जैसे कि वे बिना किसी कारण के प्राणी हों। दूसरे शब्दों में, अगर वह चाहे तो इस स्किल का इस्तेमाल करके किसी खास इंसान को इस दुनिया से पूरी तरह गायब कर सकता है। उसके दोस्त और अपने लोग उसकी मौजूदगी को पूरी तरह भूल जाएंगे, यहाँ तक कि साथ बिताए कोई भी पल याद भी नहीं रहेंगे। सभी कारण कार्य संबंध पूरी तरह मिट जाएंगे। यह नरक में मेन को सूप या पीले झरनों के पानी जैसा है। बेशक अगर इसे खुद पर लागू किया जाए तो ये दुश्मन की सभी ट्रैकिंग स्किल्स को खत्म कर सकता है। अगर दुश्मन अलग अलग वजहों के आधार पर उसे ट्रैक करने की कोशिश भी करे तो भी यह नामुमकिन होगा। निस्संदेह इस अमर तकनीक ने ऑब्सेशन गू की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। बाकी 2 अमर तकनीकों की शक्ति भी बढ़ा दी गई है। झो सुई ने उसकी ठुड्डी को छुआ। पहली अमर तकनीक लव फेट अब ऑब्सेशन गू के साथ 13वें क्रम तक आगे बढ़ गई है और 1000 जीवन वाले लव फेट से 3000 जीवन वाले लव फेट में अपग्रेड हो गई है। दूसरे शब्दों में,
अगर उसके दाऊ साथी की अचानक मौत हो जाती तो उनकी आत्मा पूरी तरह खत्म होने से पहले वे कम से कम 3000 बार दोबारा जन्म ले सकते थे। एक तरह से ये पुनर्जन्म के 3000 मौके मिलने के बराबर है। पहले की तुलना में इस तकनीक की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इसके अलावा जैसे जैसे प्यार की किस्मत की ताकत बढ़ती है, अगर दाऊ साथी सेक्स करता है तो दोनों के लिए फायदे ज्यादा होंगे, जिससे उन्हें एक दूसरे से कानूनों के बारे में कई बातें सीखने को मिलेंगी। इससे उनकी फिजिक और काबिलियत भी बदल सकती है। सच में सबसे खास बात ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल है। गोल्डन इमोर्टल रेल्म का ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल अब सिर्फ सभी चीजों को ही नहीं बल्कि कानूनों को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। मुझे कानून का बेटा बनने के काबिल बनाना। झो सुई ने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल का डर महसूस किया। इसकी शक्ति हैरान करने वाले लेवल तक बढ़ गई थी। अगर गहरे अमर लोक की ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल जादू के बीज जमा कर सकती है, सभी जीवों को आकर्षित कर सकती है और उनके प्रति उनकी पसंद को बहुत बढ़ा सकती है, तो गोल्डन अमर लोक की ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल स्वर्ग और पृथ्वी के कई कानूनों को उसके प्रति कुछ हद तक अनुकूल बना सकती है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के अलग अलग नियमों के साथ उसके जुड़ाव को काफी बढ़ाने के बराबर है। बेशक, क्योंकि यह सिर्फ गोल्डन इमोर्टल रेल्म का ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल है, इसलिए अभी यह सिर्फ लोअर टियर लॉस के साथ फेवर बढ़ाता है। यह अभी भी हाई रैंक लॉस पर ठीक से असर नहीं डाल सकता है। लेकिन फिर भी ऐसी अमर तकनीक की शक्ति काफी गहरी है। क्या यह एक अमर तकनीक है जो कानूनों को मंत्रमुग्ध कर सकती है और कानून के प्रति लगाव बढ़ा सकती है? झो सुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उन्होंने तुरंत ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल का इस्तेमाल किया। उनके शरीर से बहुत ज्यादा आकर्षण निकल रहा था, जो नियमों की लहरों में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से मेल खा रहा हो। सोने का नियम, लकड़ी का नियम, पानी का नियम, आग का नियम, धरती का नियम, हवा का नियम, बिजली का नियम, रोशनी का नियम, अंधेरे का नियम और कई दूसरे छोटे नियम उस समय उसे खुशी का एहसास करा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन कई छोटे कानूनों की ताकतें उसके शरीर में गूंज रही हों। वे उसके शरीर में घुसकर उसमें एक हो जाने को उत्सुक लग रहे थे। पहले उसने हॉट आइज को छोटा करके शून्य में छिपे स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत नियमों को देखा था, लेकिन उन्हें देखना अलग था, उन्हें समझना अभी भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अब ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल करने के बाद कई सबऑर्डिनेट लॉस उसके शरीर में मिलकर उसका हिस्सा बनने के लिए बेचैन लग रहे थे। कुछ हद तक इससे कानूनों के बारे में उनकी समझ और समझ बढ़ी है। ये जानना जरूरी है कि इतनी सारी सच्ची आत्माएं इतनी तेजी से साधना क्यों करती हैं और इतने सारे नियमों को आसानी से क्यों समझ लेती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित प्राणी हैं और नियमों के प्रति उनका गहरा लगाव होता है। इसलिए उनके लिए कानून समझना खाने पीने जितना आसान है। उन्हें कोई खास कोशिश करने की जरूरत नहीं होती और वे अपने आप बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं और जबरदस्त ताकत हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डेमन क्लैन, प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन और दूसरे क्लैन के चमत्कारों में एक जैसी प्रतिभा होती है। शुरू में ह्यूमन क्लैन के पास इस तरह का टैलेंट नहीं था, लेकिन ब्लडलाइन फ्यूजन और ट्रू स्पिरिट ब्लडलाइन हासिल करने से उन्हें नेचुरली वैसे ही टैलेंट मिल गए, जिससे ह्यूमन क्लैन को कई टॉप टियर पावर हाउस बनाने में मदद मिली। लेकिन अब झो सुई असल में ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल की पावर का इस्तेमाल करके ट्रू स्पिरिट जैसे कानूनों से जुड़ाव महसूस करता है। भले ही यह अभी सिर्फ नीचे के कानूनों पर असर डाल सकता है, लेकिन ये पहले से ही काफी हैरान करने वाला है। अगर यह अमर तकनीक फैल गई तो यह निश्चित रूप से अनगिनत अमर लोगों को पागल कर देगी। ये कई टॉप टियर ट्रू स्पिरिट टैलेंट को आर्टिफिशियली पाने के बराबर है। बेशक इस अमर तकनीक को सीखना कोई आसान काम नहीं है। गू की शक्ति न होती तो शायद वह ग्रेट बिविचमेंट स्किल को इतनी आसानी से नहीं समझ पाता। ये दुख की बात है कि ये दिन में सिर्फ 3 मिनट तक ही सीमित है। झो सुई ने अफसोस से आह भरी। हालांकि इस ग्रेट बिविचमेंट इमोर्टल आर्ट की शक्ति डरावनी है, जिससे कई सबऑर्डिनेट कानून उसके पक्ष में हैं, लेकिन इस आर्ट की एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा है। खासकर जब अनगिनत छोटे कानून एक साथ आते हैं तो आत्मा पर बोझ बहुत ज्यादा होता है। अपनी अभी की सोल स्ट्रेंथ के साथ भी वह इसे सिर्फ 3 मिनट तक ही बढ़ा सकता है। फिर भी उन्हें लगता है कि यह पूरी तरह से काफी है। भले ही यह सिर्फ 3 मिनट का हो, कुछ हद तक यह एक छोटी सी समझ के बराबर है। अगर समय के साथ इसे जमा किया जाए तो कानूनों की समझ का लेवल बहुत ज्यादा हैरान करने वाला होगा। दूसरे अमर लोगों की तुलना में कानूनों को समझने की उनकी स्पीड कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर उसकी साधना में सुधार होता रहा तो वह ग्रेट बिविचमेंट स्किल करने का समय जरूर और बढ़ा देगा। ये 6 घंटे
या 3 दिन या 3 महीने तक भी बढ़ सकता है। आसान शब्दों में कहें तो खेती जितनी ज्यादा होगी, समय भी उतना ही ज्यादा होगा। ड्रैगन एलिफेंट गू भी लोअर ग्रेड के 12वें स्टेज तक पहुंच गया है। झो उसुई को लगा कि उसके अंदर का ड्रैगन एलिफेंट गू आखिरकार गहरे अमर दायरे में आ गया है, जिससे उसके अंदर का ड्रैगन एलिफेंट ब्लड लाइन और भी मजबूत हो गया। यहाँ तक कि हर ड्रैगन हाथी सेल में ड्रैगन हाथी की भयानक शक्ति मौजूद थी। इसके साथ ही इसने एक बिल्कुल नई अमर तकनीक हेलिश हेवन इंटेंट फिस्ट को भी विकसित किया। बेशक यह एक बहुत ही जबरदस्त अमर तकनीक है। जब यह अमर तकनीक की जाती है तो खाली जगह से पुराने नर्क को महसूस किया जा सकता है। नर्क की ताकत और ड्रैगन हाथी की ताकत का इस्तेमाल करके ये भगवान के दानवों को डरा सकता है, सिर्फ एक इशारे से दुनिया को तबाह कर सकता है, यूनिवर्स को खत्म कर सकता है और बना सकता है। एक ही मुख का ड्रैगन हाथी की बेहिसाब शक्ति को बाहर निकाल सकता है, जो स्वर्ग के इरादे को दिखाता है। आमतौर पर दुश्मनों को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, इससे पहले कि वे मौके से चकनाचूर हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं या धूल में मिल जाएं। ये दुश्मन के ऑरा और कॉजलिटी को भी लॉक कर सकता है। दुश्मन चाहे भागने की कोई भी तकनीक इस्तेमाल करे या कितनी भी दूर भाग जाए, ये दुश्मन को ट्रैक कर सकता है और दुश्मन पर सीधा हमला कर सकता है जब तक कि दुश्मन पूरी तरह खत्म न हो जाए। ये किसी खास दुनिया की अथॉरिटी भी हासिल कर सकता है और उस समय और जगह की ताकतों को मैनिपुलेट करके डरावनी ताकत पैदा कर सकता है। जैसे ही मुक्का पड़ता है, न केवल शरीर टूट जाता है बल्कि आत्मा भी टूटकर बिखर सकती है। पहले पुराने एलिफैक्स ने स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ने के लिए इस अमर तकनीक का इस्तेमाल किया था और अनगिनत दानव देवताओं को दबा दिया था। इस अमर तकनीक ने एक समय में अपना एक शानदार नाम बनाया था। इस इमोर्टल टेक्निक को सबसे मजबूत अटैकिंग इमोर्टल टेक्निक में से एक माना जा सकता है, जो सच में अनगिनत अजूबों से भरी है। झो उसुई को लगा कि इमोर्टल टेक्निक का ये बीज तुरंत उसके प्रोफाउंड इमोर्टल दाओ फ्रूट में मिल गया और उसका ही एक हिस्सा बन गया। उस पल उसे लगा कि क्रिएशन लॉ की उसकी समझ और बढ़ गई है। हालांकि क्रिएशन लॉ का मतलब अलग अलग चीजों और यहाँ तक कि जीवों को बनाना है, जो क्रिएशन की शक्ति से जुड़े लगते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ क्रिएशन ही नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन भी है। क्योंकि असल में क्रिएशन का मतलब अलग अलग मटेरियल स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करना है। अगर रिस्ट्रक्चरिंग सफल होती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरी पार्टी जिंदा रह सकती है और अलग अलग तरह के जीवों में बदल सकती है। लेकिन अगर यह फेल हो जाता है तो इसका नतीजा मौत होगा। यह एक डॉक्टर जैसा है। बहुत अच्छी मेडिकल स्किल वाला कोई भी व्यक्ति नेचुरली आम लोगों की बीमारियों को खत्म करने और उनकी सेहत ठीक करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर यह कोई झोला छाप डॉक्टर है या जानबूझकर मरीज को मारता है तो ये कई जिंदगियां खत्म कर सकता है।